नमस्कार जय भारत। नमस्कार भाई, क्या हाल है? चलिए फटाफट जुड़िए, स्टार्ट करें। कहां तक पहुंच गए थे भाई? फटाफट जुड़ो, 1 मिनट के अंदर सब लोग। कहां तक पहुंच गए थे? ठीक है। मोलैलिटी वगैरह सब खत्म था, मोलैलिटी खत्म था, सारी यूनिट्स वगैरह लगभग हो गई थी, एक दो बची थी बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो बातें और कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट, जितने लोग जुड़ चुके हैं अंगूठा दिखाइए, स्टार्ट करें। एवी क्लियर? एवी क्लियर? ठीक है, चलो। आज जो अगला काम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। चलिए भाई, रेडी? एक बार चैट बंद करें, काम शुरू कर रहे हैं। सब सही चल रहा है? एवी सब सही चल रहा है? चैट बंद करें। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन पे आइए। देखिए, पहली चीज तो आप इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, पहले तो इस पे चर्चा हो जाए। तो आपने कहा मैम तो ट्रू सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, है ना? ट्रू सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन में बताइए आप कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं, है ना? यानी कि सॉल्यूशन की जो फेज होनी चाहिए वो लिक्विड होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस वगैरह होगा और यूनिफॉर्म होगा और लिक्विड फेज होनी चाहिए। फिर क्या उसके अंदर क्या पढ़ रहे हो, तो कहेंगे उसके अंदर बाइनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है दो कंपोनेंट होंगे। ठीक, एक को हम लोग सॉल्यूट बोल देते हैं और एक को हम लोग सॉल्वेंट बोल देते हैं। तो कुल मिला के हम ये पढ़ रहे हैं चीजें। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और क्योंकि होमोजीनियस तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से आपको कौन सा पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक, उसमें भी आपको कौन सा पढ़ना है? जिसके दो कंपोनेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो आप सपोज दो कंपोनेंट हैं अगर, तो बंटवारा होगा। भाई दो लोग हैं तो जायदाद का बंटवारा होगा। और जब बंटवारा होगा तो मतलब किसी के हिस्से में फिक्र आई तो किसी के हिस्से में समझ पा रहे हैं? तो मतलब बंटवारा जब होगा तो फिर मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बंटवारा, एक हिस्सा। तो फ्रैक्शन शब्द का प्रयोग ही तब होता है जब मतलब बंटवारा हो। अब देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति आपके पास हैं, एक का नाम है सॉल्यूट और एक का नाम है सॉल्वेंट। तो अब मान लें कि इसके मोल N1 है और इसके मोल N2 है, तो आप लिख सकते हैं जो बंटवारा होगा तो सॉल्यूट के हिस्से में क्या फ्रैक्शन आएगा और सॉल्वेंट के हिस्से में क्या फ्रैक्शन आएगा, ये आप तय कर सकते हैं। कैसे? सॉल्यूट के खुद के क्या मोल हैं अपॉन सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। सॉल्वेंट में आप लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट के क्या मोल हैं
अपॉन सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। ठीक है भाई। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो यहां लिखेंगे आप N1 अपॉन N1 प्लस N2, और यहां लिख देंगे आप इसके मोल N2 है तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। फिर क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा 1। जोड़ के देख लो इन लोगों को, इसको देख लो, इसको देख लो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1। अब 1 आने से क्या समझ में आपको आ रहा है कि अगर सपोज किसी क्वेश्चन में ये और ये में से एक दिया हो तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर ये 0.3 है तो ये 0.7 हो जाएगा। अगर ये 0.4 है तो ये 0.6 हो जाएगा, बराबर। और अगर ये 0.5 है तो ये 0.5 हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के एक पता है तो दूसरा पता लगा सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? अंगूठे आपके दिख रहे हैं मेरे को? हेलो, चैट बंद है लेकिन आपके अंगूठों की संख्या में देख सकता हूं, ये सुविधा मौजूद है। ठीक है, तो अंगूठे दिखाते रहिए और हम आगे बढ़ते रहे। स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए। स्लाइड नंबर 2 पे आएंगे तो आप कहेंगे ये सब तब चलेगा, जो अभी तक चल रहा था ये सब तब चलेगा जब तक सिस्टम में दोनों व्यक्ति मिसेबल हैं। कैसे हैं? मिसेबल। मिसेबल का मतलब होता है जैसे एक दूसरे में मिक्स हो सके आसानी से। जैसे पानी में अल्कोहल कुछ इस कदर मिल जाता है कि कब पानी अल्कोहल हो जाए और कब अल्कोहल पानी हो जाए पता ही नहीं चलता। एल्कोहलिक वाटर बोलने लगते हैं उसको। फिर समझ पा रहे हैं? जैसे आप बेवरेजेस होती हैं तो बेवरेज भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। एक होती है सॉफ्ट बेवरेज, एक होती है हार्ड बेवरेज, जिसको एल्कोहलिक बेवरेज बोलते हैं। ठीक है, जिसको मतलब पैदल लोग कुछ और नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? मैं एल्कोहलिक बेवरेज ले रहा हूं। ठीक, पैदल लोग कहेंगे भाई साहब मैं ले रहा हूं है? तो मतलब विभिन्न प्रकार के लोग हैं। तो आप मतलब पढ़ी लिखी सोफिस्टिकेटेड बात करिए तो आपकी मैं अल्कोहलिक बेवरेज ले रहा हूं तो मिसेबल है। देखिए मिसेबल होना चाहिए, मिसेबल है तभी ये सब चर्चा हो पाएगी। ठीक है, अच्छा मिसेबल है तभी ये वाला फॉर्मूला आप लगा पाएंगे। भाई मिसेबल है तभी तो ये चलेगा। दो चीजें आपस में मिसेबल है तभी चलेगा। अच्छा, जब मिसेबल होंगे तो आप कह सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 0 तो होगा नहीं, नहीं तो भैया दो लोग ही फिर कहाँ है ना? बाइनरी सिस्टम आप पढ़ा रहे हैं, दो लोग हैं तो 0 तो किसी का मोल फ्रैक्शन नहीं होगा और 1 किसी का भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एक का 0 हो गया तो दूसरे का 1 हो गया और एक का 1 हो गया तो दूसरे का 0 हो गया। तो ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा ये होगा, थोड़े तुम और थोड़े हम। तो हम जब दोनों साथ होंगे तो ना हम दोनों में से कोई 0 मोल फ्रैक्शन रखेगा और ना ही कोई 1 रखेगा, तो हम दोनों का मोल फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में रहेगा। लेकिन ये कंसेप्ट आप तब लगाते हैं जब कंसेप्ट मिसिबिलिटी का हो। और ज्यादातर जो आपके सिलेबस में पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में मिलेंगे वो सब मिसेबल होते हैं, सब मिसेबल होते हैं। तो मिसेबल के ही सवाल मिलते हैं। आप पानी में अल्कोहल मिलाइए मिसेबल है, पानी में यूरिया मिलाइए मिसेबल है, पानी में ग्लूकोज मिलाइए मिसेबल है, पानी में चीनी मिलाइए मिसेबल है, यानी कि सब कुछ मिसेबल ही तो चलता है। बेंजीन में टॉलिन मिलाइए मिसेबल है। अगर मिसेबल ही नहीं होगा तो सवाल ही नहीं बनेगा आपका। तो आप पूरे चैप्टर में मिसेबल मिसेबल ही करते रहते हैं। ठीक है, स्लाइड नंबर 2 में ये एक बार जेई प्रीलिम्स में एक सवाल आया था। उसमें एक सवाल ऐसा इस प्रकार का दिया था, इसको केस नंबर 2 बोल सकते हैं आप। केस पे केस किया जाता हूं, क्या मैं वकील? आइए समझिए। मान लीजिए आपने कंटेनर लिया और कंटेनर लेने के बाद आपने इसके अंदर पानी भर दिया। सवाल इस प्रकार से पूछा गया था कि इसके अंदर पानी के अगर कुछ N1 मोल से मान लीजिए और इसके अंदर मैं मिला दूं बाहर से ऑयल, तैलीय बूंदें, तो बताइए जिसके अंदर आप ऑयल मिलाएंगे N2 मोल। तो पूछा यह क्या था कि जब पानी के अंदर तेल मिलाया जाएगा तो फाइनल सिचुएशन कैसी बनेगी और मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। ये जेई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये था कि जो मोल फ्रैक्शन होगा ऑयल का कितना होगा।
ऑप्शन इस प्रकार थे: लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, या फिर हमेशा की तरह जैसा आप कुछ कह नहीं पाते। और अपने तेज दिमाग को इस्तेमाल करके आप बताएंगे जमाने को सच क्या है। लगाइए। जमानत जब्त हो चुकी है आपकी। चैट बॉक्स ओपन करना होगा। एक बार आपसे थोड़ी बात करें। हाँ भाई। आज का खाता खुल गया आपका, बधाई हो। हर सुबह मैं उठता हूं, लेकिन बिल्कुल वैसा ही आ जाता हूं। इसीलिए मैं कहा था व्यक्ति नहीं बदलता है। 22% लोगों का सही हुआ है। देखिए, चैतन्य आर्य, यश सेठा, हुसैन। अब देखिए, यहां पे जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो नीचे पानी की बूंदें थी, जो नीचे पानी की बूंदें थी, पानी का मतलब लेवल था, वो तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। और जो ऑयल होता है वो पानी में मिसबल नहीं होता है। तो नीचे नीचे पानी और ऊपर ऊपर ऑयल। तो ऑयल की बूंदें, आप कहें ये लाल लाल कैसे है? नवरत्न तेल मिलाया मान लो मैंने। कह रहे लाल तेल। हाँ, घुटनों में आपके जब दर्द हो तो लाल तेल लगाइए। तो ये ऑयल की बूंदें हैं और ये नीचे पानी है। बताइए, दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। जब मिक्स नहीं होंगे तो इसका मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे। ये N1 लेके बैठा रहेगा अपना, ये N2 लेके बैठेगा। इसका जो N1 है वो उसके N2 से बात नहीं करता। देखिए, दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ मेरे दोस्त, तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो, कहेगा हम दोनों मिसबिल नहीं है। तो ये अपनी एक बाउंड्री बना के बैठा रहेगा और ये एक अपनी एक सीमा बना के बैठा रहेगा, और दोनों अपनी अपनी सीमाओं में रहते हैं। सीमाओं में रहना अच्छा होता है हालांकि ज्यादातर समय पे, लेकिन फिलहाल अगर ये सीमाओं में रहेंगे दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो दोनों सीमाओं में रहते हैं, और इनकी सीमाओं के बीच में देखिए एक सीमा है। इनकी सीमाओं के बीच में भी एक सीमा है, और इस सीमा इनको मिलने नहीं देती। देखिए, जो दोनों को अलग अलग करती है, यानी कि ये इमिसिबल केस है। ये जो केस आपको पढ़ाया जा रहा है इसको बोलते हैं इमिसिबिलिटी। और जब दो चीजें इमिसिबल होंगी तो अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ऑयल का, तो आप लिखेंगे उसके स्वयं के मोल अपॉन उस सिस्टम के मोल, है ना, उस सिस्टम की मोल जिसमें वो पड़ा है। अब बताइए N2 का सिस्टम क्या है? N2 का सिस्टम यही है, N2। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1। और बताइए पानी का सिस्टम क्या है? पानी के खुद के मोल N1 और पानी कांटेक्ट नहीं कर रहा ऑयल से। तो पानी का सिस्टम यही है, नीचे वाला ये पानी का सिस्टम है। तो पानी के सिस्टम में टोटल मोल कितने? N1। तो आंसर कितना आएगा? 1। क्या क्या लिखते रहते दोनों में, औरत का चक्कर बहू भैया। क्लियर है? तो मेरे को एक बात बताइए, दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना कितना रहेगा? 1 1। लेकिन ऐसा कब होता है? जब दोनों इमिसिबल है। ये केस आपको पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि ये ज्यादातर आप यूज ही नहीं करते, आप ये पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक बार सवाल ऐसा आ गया था, तो जो लोग तथाकथित चूरन की दुकानें सस्ती खोल के बैठे रहते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के बताते रहते हैं कि ऐसा ही होता है, सदियों से ऐसा होता है, वो लोग टिक करके आ गए थे 0 से 1 के बीच में, और फिर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ठीक है। इसलिए मतलब एक सही व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त करना जीवन में बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप मूर्खता के नए आयाम तय कर देंगे। समझ पा रहे हैं? मूर्खता के एक नए आयाम तय कर देंगे, और उस नए आयाम को फिर खुद ही अपने नए आयाम से तोड़ते रहेंगे। तो ऐसा मत करें, समाज को बचाएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये ऑयल की बूंदें जो है वो पानी से मिलती नहीं, तो ये जो दोनों के बीच में एक सरफेस है ना, ये दोनों के बीच में जो सरफेस है, इस सरफेस के बीच में एक टेंशन है, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन को सर्फेक्टेंट्स हटाते हैं जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पे आइए। क्लियर? कितनी बात समझ में आ गई? यार मजे बहुत लेते हो। हाँ, अंगूठा दिखाओ फटाफट जल्दी से। हाँ चलो आगे बढ़े। अगला पॉइंट आपको जो सीखना है वो है रिलेशन। क्या हो गया इसको? रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन। आवाज बढ़िया आ रही है? हाँ भाई, आवाज सही आ रही ना? देखिए, तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में कनेक्शन ढूंढ लीजिए, इस पे सवाल आते हैं।
तो आपको मोल फ्रैक्शन मैंने आज पढ़ा ही दिया, मोलैलिटी में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। पढ़ा तो बहुत लोग देते हैं मोलैलिटी, मैंने आपको मोलैलिटी दिखा दी है। अगर आपने मेरी पिछली क्लास करी होगी तो बताइए कितने लोगों को छोटा एम बड़ा एम इस सब से अब डर लगना बंद हो गया है? घर में आपने प्रैक्टिस करी थी जो मैंने कहा था आपसे? बोलो, करी तो होगी नहीं तुमने? करी तो अंगूठा दिखाओ फिर। घर में मैंने कहा था वो लिखने की प्रैक्टिस करना जरा एक दो बार। फॉर एनी गिवन सॉल्यूशन, अगर एक दिया हुआ सॉल्यूशन है और मान लीजिए वो एम मोलल है, एम मोलल, जैसे पहले मानते थे ना छोटा एम बड़ा एम, तो ये मोलैलिटी ही स्मॉल एम मान ली मैंने, जैसे 0.1 0.2 होती है ना, तो वैसे मैंने मान ली एम मोलल है। अब मेरे को इसका मोल फ्रैक्शन कनेक्ट करना है इससे, ठीक है? तो बताइए इस लाइन का मतलब क्या निकालेंगे? अब इस लाइन का मतलब निकालेंगे, अगर मैं 1 kg सॉल्वेंट लूंगा, अगर लगा हुआ, देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो अगर मैं 1 kg सॉल्वेंट लूंगा तो मुझे इसके अंदर एम मोल्स मिलेंगे। किसके? सॉल्यूट के। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि मैंने 1 kg सॉल्वेंट ही लिया होगा। आप कह भी सकते हैं अगला स्टेटमेंट कि भाई साहब अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 kg सॉल्वेंट ले लूं तो आप उससे कहेंगे 2 kg सॉल्वेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके अंदर 2 मोल्स हो जाएंगे। लेकिन दोनों में से किसी से भी अगर आप मोलैलिटी निकालोगे, और ऐसे हजारों स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, सब कंडीशनल बातें हैं, ऐसे हजारों स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, इफ देन जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो ऐसा है, और ये जितने भी स्टेटमेंट होंगे ये सभी यहां पे पहुंचेंगे। सभी यहां पहुंचने का मतलब सभी की मोलैलिटी एम मोलल। बात समझ में आ रही? अब आपसे कहते हैं इनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट को पकड़ो और मोल फ्रैक्शन निकालो। क्या निकालो? हाँ, मोल फ्रैक्शन निकालो। तो बताइए जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, किसी भी एक स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए, तो मान लो मैंने इस वाले को पकड़ के सॉल्व करना शुरू किया, तो बताइए मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या लिखेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिखेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो बताइए मोल ऑफ सॉल्यूट अगर आप इस लाइन से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये वाली लाइन आपकी मेन लाइन मान लें अगर, तो इससे अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितने मान के चलें? स्मॉल एम डिवाइड बाय सॉल्यूट के मोल स्मॉल एम, सॉल्वेंट के मोल कितने? 1 kg सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट जनरली पानी होता है, अगर पानी नहीं हुआ तो भी ठीक है। 1 kg तो है, 1 kg तो मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम अगर सॉल्वेंट है तो उसका MW डिवाइड कर दो, जो भी होगा। पानी है तो 18 डिवाइड कर देंगे, अगर पानी होगा तो 18 डिवाइड कर देंगे, पानी नहीं होगा तो कुछ और डिवाइड कर देंगे जो होगा सॉल्वेंट। तो जो भी सॉल्वेंट का मोलर मास है वो यहाँ डिवाइड कर दो। तो ये देखो किसके मोल आ गए? सॉल्वेंट के। ये किसके मोल हैं? सॉल्यूट के। ये किसके मोल हैं? सॉल्यूट के। तो ये क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। क्लियर है मेरे ख्याल से बात? तो इसी तरीके से बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ, आप सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। तो अब मेरे को एक बात बताना, अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट से निकालूं, इस वाले स्टेटमेंट से निकालूं, तो भैया ये आंसर आ रहा है। अच्छा बताना, अगर मैं यहीं पे इस वाले स्टेटमेंट से नहीं निकालूं, इस वाले से निकालूं, तो बताइए इस वाले से निकालूं तो क्या अलग आंसर आएगा? इस वाले से निकालूं तो क्या अलग आंसर आएगा? नहीं, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन एक खुद रेशियो है। बताओ अंतर क्या हो जाएगा? बस यहां ऊपर क्या लिख दोगे? 2m, यहां ऊपर क्या लिख दोगे? 2m, तो नीचे यहां पे कौन आएगा? 2m, तो यहां पे कौन आएगा? 2000/mw। देखो 2 kg हो जाएगा ना भाई, तो 2 कट जाएगा। समझ में आ रही बात? कहने नीचे तो 2 2 हो जाएंगे तो ऊपर तो एक ही 2 है। अरे फायदा एक बच नहीं जाएगा। हाँ भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि, हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं से भी निकालिए, यहां से निकालिए, यहां से निकालिए, ऐसे हजारों स्टेटमेंट दिए होंगे, उनमें से कहीं से भी निकालिए तो आपको आंसर सेम मिलेगा। इसलिए सेम मिलेगा, उसका रीजन समझिए। रीजन समझिए, रीजन ये है कि मोल फ्रैक्शन खुद एक रेशियो है, मोल फ्रैक्शन स्वयं एक रेशियो है, और मोलैलिटी भी एक रेशियो है। मोलैलिटी भी एक रेशियो है, तो मोल फ्रैक्शन भी एक रेशियो है, मोलैलिटी भी एक रेशियो है। तो रेशियो से रेशियो एब्सोल्युटली निकाले जा सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? रेशियो से रेशियो एब्सोल्युटली निकाले जा सकते हैं, लेकिन रेशियो से एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्युटली नहीं निकाली जा सकती। क्या कह गया? कभी मैं भाग जाऊं जंगल में? स्पैमर्स का हमला हो चुका है। स्पैमर्स, हेलो स्पैमर्स, हाउ आर यू बडीज? स्पैम करोगे? यार जिंदगी स्पैम कर दूंगा। हम्म, पढ़ लो बेटा। नहीं, चाय नहीं खरीदे तुम्हारी कोई, चाय बेचोगे ना, चाय भी नहीं खरीदे कोई। समझ रहे हो? पढ़ लो, इसीलिए कहते हैं स्पैमर ही बन जाओ फिर। आओ आगे बढ़। कहोगे मेरी कोई चाय भी नहीं खरीदता है, क्या मैं इतनी खराब चाय बनाता हूं? आइए
चाय भी नहीं खरीदे कोई। कहेंगे मनोज की चाय पी लेते हो, मेरी क्यों नहीं पीते हो? क्योंकि तुम स्पैमर हो ना। आओ समझे। इन केस ऑफ सॉल्वेंट, अगर आपने पानी लिया मान लीजिए, ठीक है, मान लो आपने पानी लिया, तो जब पानी लेंगे तो आप क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन, अब यहां पे जो मोलर मास लगेगा बताओ कितना लगेगा? 18। क्यों? क्योंकि पानी सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये आपको कब लगाना है? जब पानी एज अ सॉल्वेंट है। तो जनरली यही होता है, 99% क्वेश्चन में आप देखेंगे यही मिलने वाला है आपको। लेकिन अगर मान लो कभी 1-2% में उल्टा हो भी गया, कोई और सॉल्वेंट आ गया, तो मैं वो भी बता देता हूं। मान लीजिए सपोज बेंजीन आ गया सॉल्वेंट। बहन जी नहीं, बेंजीन। तो बताना सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फिर कैसे लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे छोटा एम, नीचे लिखेंगे छोटा एम प्लस 1000, और यहां पे मोलर मास डिवाइड कर देंगे किसका? बेंजीन का। बेंजीन का मोलर मास 78। तो समझ में आ रही बात कि चीजें चेंज हो सकती हैं अगर सॉल्वेंट चेंज हो जाए। और ऐसा बहुत कम ही होगा, लेकिन जब भी होगा तो आप समझ तो गए क्या करना है। अच्छा, यहां वाले में अगर आप सॉल्व कर लें इसको थोड़ा सा और, तो ऐसे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 55.55। 55.55, तो ये लिख सकते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल से बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादातर सवाल आपको मिलते हैं किसके बताओ? वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो मेन केस तो अपना लीडिंग केस वही है ना? लीडिंग केस अपना वही है। तो अगर लीडिंग केस अपना वही है तो उस पर लौट आओ। ठीक है भाई, अब इस पे अगर आप लौट आए, थोड़ा चर्चा करते हैं इस पे और, कंसेप्ट थोड़े और खोलते हैं। जैसे ढंग की बातें सुनिए जरा। तुमने ये लिख दिया, ठीक है, मेरे को बताना अगर ये लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? टाइप करो। लिखेंगे क्या? 1 माइनस, कहानी ना बताओ क्या करेंगे, आंसर बताओ सीधे आंसर। तो बताइए क्या सीधे आप ये लिख सकते हैं, ऊपर 55.55 आ जाएगा और नीचे टोटल मोल्स आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? भाई बस अंतर इतना ही तो होगा कि यहां पे किसके मोल लगाते थे। देखो इन दोनों में से किसके मोल लगाते थे? इसके। अब किसके मोल लगाओगे? अब इसके लगा देना, तो इसका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, खत्म। नीचे क्या आएगा? नीचे टोटल मोल आएंगे हमेशा। अब बताइए दोनों को जोड़ के देखो, कितनों को बात समझ में आ गई यहां तक कि दोनों को जोड़ के देखो, तो आंसर कितना आ रहा है? 1। क्लियर है? अब देखिए जो ठीक ठाक लोग होते हैं वो इतना पढ़ के निकल लेते हैं। अब इतना पढ़ के आप निकल लिए मान लीजिए, तो ठीक है, आप ऐसा नहीं कह जाएंगे कि मूर्ख हैं, लेकिन ठीक है, कोई समझदार भी नहीं है कोई खास, है ना? अब होता क्या, एक अलग प्रकार की जनता होती है, वो अलग खेलती है, उसका लेवल अलग होता है, बिल्कुल ही अलग। मतलब वो सोचती है, उस पे चलती है जिसपे बहुत कम लोग सोच पाते हैं या समझ पाते हैं। वो क्या करती है, दोनों को डिवाइड कर देती है और एक नया कॉन्सेप्ट वहां से निकालने की कोशिश करती है जिससे आगे सवालों में आसानी हो। वो कहेगी दोनों को क्यों ना डिवाइड कर दिया जाए। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो बताइए ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जो है टोटल मोल वाला, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ बचेगा क्या? यहां से m बचेगा, यहां से 55.55 बचेगा। तो आप लिखेंगे क्या? ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, फिर आप इसको फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे आ जाएगा छोटा एम, हाँ यहां पे आ जाएगा छोटा एम, और यहां आ जाएगा 55.55, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई भाई? कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है ना, जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वही उनके रिस्पेक्टिव मोल का भी रेशियो होता है ना? और वो इसके बराबर होता है। और किस केस की बात चल रही है? इन केस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। और जनरली आपको यही केस मिलना है, तो इसी केस पे चर्चा ज्यादा चलती है। ठीक है, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना? वाटर भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो मैक्सिमम 99.9% केस में आपको यही मिलने वाला है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, 9 नंबर पे आइए, 8 नंबर पे आइए। अब एक सवाल करते हैं।
पढ़ो भी सवाल। चार ऑप्शन है आपके सामने, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। चलिए कितना लगा लेंगे, जल्दी से अंगूठा दिखाइए। जिनका आप आंसर आता जाए वो लोग अंगूठा दिखाते जाओ। जिनका आंसर आता जाए, आंसर जिनका आता जाए, मतलब लगा नहीं लेंगे, आंसर जिनका आता जाए वो लोग अंगूठा दिखाते जाओ। फटाफट। ठीक है, पोल शुरू कर दें इसका मतलब। इकतालीस परसेंट का सही हुआ भैया। कहे थे आंसर सबका आ गया। लो 41% का सही हुआ। जमानत जब्त हो गई भैया। उस बेदर्द कॉन्फिडेंस का। 40% हो गया। पोल नहीं आया, चैतन्य आ रहा है, सिटा हुसैन आ जाता तो क्या कर लेते इसे। आप समझे, सोल्यूशन समझे। आओ मेरी बात सुनो ध्यान से। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखें, आपको ये निकालना है, तो फॉर्मूला आपको बता चुका हूं मैं आपको। मोलैलिटी ऊपर लिखो, मोलैलिटी नीचे लिखो, और वाटर एज अ सॉल्वेंट देखो एक्वस लिखा हुआ है, तो यहां लगा दो 55.5। एकदम सिंपल सवाल था, सबका सही होना चाहिए था, बड़े आराम से, मतलब कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मोलैलिटी की वैल्यू लगा दो भैया, दी हुई है देखो 11.11। तो इसमें मतलब गलत करने लायक कुछ था नहीं वैसे तो। फिर इन दोनों को जोड़ दो। कह रहे तुम मुझे जानते नहीं हो, जहां असंभव को भी संभव बना दूं। तो जाएगा 66.66। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/6। कह रहे मैं बहुत मोटिवेटेड आदमी हूं और मैं असंभव को भी संभव बना देता हूं। ये पूछा था भैया, ये आंसर हो गया। क्लियर मेरे ख्याल से। अच्छा सॉल्वेंट का अगर पूछ ले इसी में, मान लीजिए इसी में सॉल्वेंट का पूछ ले, तो फिर से ऐसे निकाल लोगे करके, इस तरीके से करके निकाल लोगे ना फॉर्मूला लगा के। हाँ भाई, सॉल्वेंट का कैसे निकालोगे बताओ। 1 में से माइनस कर देना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, फिर से ना शुरू हो जाना। इतना तो रहम करो धरती पे। ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो ये किसका है, ये सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ये तो गया एक तरीका। कितनों समझ में आ गया सब, कितनों ने इस तरीके से कर लिया था। मान लीजिए आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछ ले सवाल में, मान लो इसका भी पूछ ले और इसका भी पूछ ले, दोनों सॉल्व करने हो, तो फिर ऐसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब सुनो 9 नंबर। अगर आपको थोड़ा तेज करना है, थोड़ा तेज करना है इस सवाल को, तो कैसे करें वो सुनिए। देखिए अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखते हैं और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, तो दोनों का रेशियो निकाल लो। थोड़ा अगर तेज खेलना चाहते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लो। बताइए इसका अगर मोल फ्रैक्शन x होगा तो इसका कितना होगा, 1 - x होगा। तो बताओ रेशियो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पीछे बताया भी आपको, m/55.55। और m की वैल्यू कितनी बताओ, 11.11 अपॉन 55.55। तो जो समझदार आदमी होगा वो इतना थोड़ी लिखेगा, वो क्या कहेगा, सीधे ये लाइन लिखेगा, x/1 - x = सीधे उसकी पहली लाइन ये होनी चाहिए। लेकिन उसमें अगर लगा हुआ है, मैंने कहा दुनिया दो पार्ट में बटी हुई है, एक अगर के इस तरफ, एक उस तरफ। तो इसको सॉल्व कर लें आप। ये भी एक तरीका हो सकता है, पहली लाइन ये लिखिए, दूसरी में यहां आ जाइए, और तीसरी में तो आंसर ही आ जाएगा, 5x = 1 - x।
तो x आ गया यहां से 1/6। एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है, इससे भी सवाल हो गया। अगर आपको और तेज खेलना है, क्या आपको और तेज खेलना है क्या? 10 नंबर पे आपको मैं एक लेटेस्ट तरीका बताता हूं, इससे भी तेज। ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, जे एडवांस सुनिए। एडवांस तरीका ये कहता है कि दोनों का रेशियो से अगर आपको खेलना है, थोड़ा समझदारी से खेलो भैया। यहां लिखो सॉल्यूट, यहां लिखो सॉल्वेंट। अब आपको ये पता है कि यहां पे आता है मोलैलिटी अपॉन 55.55, है ना? तो बताओ मोलैलिटी अपॉन 55.55 लिखोगे तो यहां लिख दोगे 11.11 और यहां लिखोगे 55.55। फिर बताओ 11 5 55, 5 गुना है, तो आपने इसको लिख दिया क्या 1/5। क्या लिख दिया इसको 1/5। फिर कह रहे हैं हमें तो फ्रैक्शन चाहिए, अभी तो आया नहीं। 1 और 5 को जोड़ो। हाँ भाई 1 और 5 को जोड़ो 6। यहां भी 6 डिवाइड कर दो, यहां भी 6 डिवाइड कर दो, देखो वो आ गया। चिकरी, ये इसका मोल फ्रैक्शन है, ये इसका मोल फ्रैक्शन है। कितना समझ में आ गई बात? इसीलिए वो बातें पढ़ना जरूरी, समझ में आ रहा है? तो कभी अलग लेवल पे खेलता है, मैंने आपको पहले ही कहा था। इसलिए मैं कहता हूं जब तक मैं चाहूंगा तब तक मैं ही खेलूंगा, यकीन मानिए आप। मतलब आसपास भी कोई नहीं है, कभी अलग लेवल पे खेलता है। समझ पा रहे हैं? तो ये बाकी सब तो ले आओगे खेलना, मतलब पढ़ाना तो सीख जाओगे, खेलना कहां सिखाओगे? ये खाली किताब के अंदर राज दफन है इसके, समझ पा रहे हैं? ब्लैक बुक, द ब्लैक बुक। आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगला कंसेप्ट समझिए। इतना क्लियर सबको? कितने लोग को मोल फ्रैक्शन में कॉन्फिडेंस आ गया? इस प्रकार के सवाल आएंगे तो लगा लेंगे फटाफट यस। जल्दी से अंगूठा दिखाया करो यार। चलो भाई आगे बढ़े। अमेजन पे थोड़ी मिलेगी यार, फ्लिपकार्ट पे खरीदोगे। ब्लैक बुक भैया एक्सक्लूसिव है, इसको लॉकर में रखता हूँ। समझ पा रहे हो? ये लॉकर में रखी जाती, हमले हो चुके 2 4 इसके ऊपर, लॉकर में रखता हूँ इसको। हाँ, और कोड खुद ही भूल जाता हूँ बाद में, फिर तोड़ के निकालता हूँ अंदर से। अब सुनो मेरी बात, एक और सवाल आता है, जो पॉइंट रह गए उनको कवर कर लेते हैं फटाफट। एक सवाल आपको मिलेगा मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो मैं जितने पॉइंट आपको बता दूंगा उसके बाद आपको धरती पे एक भी नया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। और मेरी क्लास आप कर लीजिए सारी एकदम तमीज से, तो आपको उसके बाद धरती पे कोई भी नया वेरिएशन, नया क्वेश्चन, नई बात कुछ भी नहीं मिलने वाली है। अंत दिख जाएगा, छोटी सी उम्र में आप मोक्ष देख लेंगे। मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, देखिए मान लीजिए आपको मोलैरिटी निकालनी, बड़ा एम, देखो बड़ा एम, ठीक है। अच्छा, इसको निकालने से पहले एक सवाल आपको लगवा देता हूं। पहले एक सवाल हो जाए, जैसे ये सवाल था, देखो हम लोग जो 3 नंबर सवाल लगा रहे थे, आपको याद है थोड़ा? तो 0.2 मोलर सॉल्यूशन था, तो मैंने आपको मोल्स ऑफ NaOH और मास ऑफ NaOH दो के आंसर बता भी दिए थे, अगर आपको याद हो। अगर आपको याद हो, अब क्या आप तीसरा भी निकाल सकते हैं? बताइए, बताओ पहले का आंसर क्या आया था? अगर इसका आंसर कोई पूछे तो क्या लिखेंगे बताओ? कह नहीं सकते, बता चुका हूं मैं क्लास में। क्यों? क्योंकि ये तो रेशियो है ना, रेशियो से एब्सोल्यूट वैल्यूज एब्सोल्यूटली नहीं निकाली जा सकती। इसका आंसर क्या होगा बताओ? कह नहीं सकते, क्योंकि ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है। तो जब तक इन दोनों में से एक डिफाइन नहीं होगा तब तक दूसरा फिक्स नहीं होगा। इन दोनों में से एक जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक दूसरा फिक्स नहीं होगा। ये आपने भी सीखा, देखो ये आपने पीछे सीखा कि जब तक भैया ये नहीं डिफाइन है कि वो 1 kg सॉल्वेंट लेके बैठा है, तब तक ये कैसे फिक्स कर दोगे कि स्मॉल एम मोल होंगे? अगर 1 kg फिक्स कर दो तो मैं स्मॉल एम मोल बोल दूंगा, अगर 2 kg फिक्स कर दोगे सॉल्वेंट तो मैं 2 एम मोल बोल दूंगा, अगर मोलेलिटी एम मोल है तो। अगर मोलेलिटी एम मोल है तो समझ में आई बात? तो इसका मतलब दो बातें ये नहीं निकाल सकते, आप कह नहीं सकते इसका आंसर होगा। लेकिन क्या तीसरी बात आप एब्सोल्युटली निकाल सकते हैं? अब आपने सीख लिया, बताइए अभी जो आपने पढ़ा आज उससे क्या आप तीसरी बात एब्सोल्युटली अब निकाल सकते हैं? यस। कैसे? मोल फ्रैक्शन ये कौन है? ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो निकाल सकते हैं ना। अभी क्या लिखेंगे बताओ? मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 55.55 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्यों निकाल पाएंगे? क्योंकि ये खुद एक रेशियो है, ये खुद एक रेशियो। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 55.5। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अंगूठा देखो, अभी आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े पीछे बढ़े। हाँ अब इस पे आ जाओ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बताओ क्या मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस।
मान लीजिए आपके पास एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का मतलब समझते हैं पहले आप। मतलब जैसे आपने कुछ मिक्स नहीं किया, पानी लिया तो सिर्फ पानी है, और अगर आपने H2SO4 लिया तो प्योर H2SO4 है, कुछ भी और नहीं है ना। ऐसा सिस्टम आप लेके चलें अगर, तो जैसे आपको मान लो उसने दे दिया डेंसिटी, किसकी जरूरत पड़ेगी ये निकालने के लिए, वो है डेंसिटी। डेंसिटी दी हुई है आपको प्योर सब्सटेंस की। मान लीजिए गिवन है डी ग्राम पर एम एल, तो क्वेश्चन में ये डेटा गिवन होगा, और इस गिवन डेटा की मदद से आपको मोलैरिटी निकालनी होगी। ठीक है, ये सवाल है, आओ समझे। अभी कैसे करेंगे, डेंसिटी का मतलब समझाओ भाई। कोई पूछे डेंसिटी का मतलब बताओ, तो क्या बोलेंगे। अगर प्योर सब्सटेंस है तो 1 ml प्योर सब्सटेंस में, जैसे H2SO4 है, प्योर पानी नहीं है उसमें, सिर्फ H2SO4, तो 1 ml H2SO4 में D ग्राम H2SO4 होगा, है ना। तो बताओ क्या बोलेंगे। इस लाइन का मतलब हुआ कि इन 1 ml उसके अंदर D ग्राम प्योर सब्सटेंस होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो बताइए मोलैरिटी होती क्या है। मोलैरिटी होती क्या है कि 1 लीटर में, 1 लीटर में देखना चाहिए। पहली बात तो 1 लीटर में देखना चाहिए, जो भी देखिए आप, मोल देखिए क्या देखिए, वो आपके चले गए 1 लीटर में आओ पहले। तो पहले तो 1 ml में मत देखो, 1000 ml में देखो। तो बताइए 1000 ml में आ जाओ भैया। 1000 ml अगर मैं प्योर सब्सटेंस के लेता हूं तो उसके अंदर कितना हो जाएगा, D/1000, इतने ग्राम प्योर सब्सटेंस होगा। अब बताना 1000 ml का मतलब 1 लीटर। तो बताइए 1 लीटर अगर आप प्योर सब्सटेंस का लेते हैं तो उसके अंदर क्या इतने ग्राम प्योर सब्सटेंस आपको मिल गया, और जितने ग्राम मिल गया क्या उसको मोल में कन्वर्ट कर लें, है ना, उसको मोल में कन्वर्ट कर लें। तो बताइए इसी के अंदर अगर मोल निकालना शुरू करें तो कैसे निकालेंगे, D/1000 अपॉन मोलर मास, किसका, प्योर सब्सटेंस का। तो ये क्या आ गया बताओ, ये मोल आ गया, किसके, प्योर सब्सटेंस के। और प्योर सब्सटेंस के जितने मोल आएंगे वही मोलैरिटी है। तो बताइए 1 लीटर अगर आपने प्योर सब्सटेंस का लिया तो उसके अंदर जितने मोल आ गए, है ना, जितने मोल आ गए वही मोलैरिटी है। तो बताइए क्या मोलैरिटी आ चुकी है, ये मोलैरिटी खत्म, क्लियर। तो बताओ मोलैरिटी लिखोगे क्या, फिर क्या आंसर आया फाइनली। तो मोलैरिटी आप लिखेंगे D/1000 अपॉन, तो अगर आपसे पूछे मोलैरिटी ऑफ प्योर, लेकिन ये फॉर्मूला भैया किस पे लगाना है, सब पे मत लगा देना उठा के, कहने मैंने सॉल्यूशन पे लगा दिया उठा के। H2SO4 के सॉल्यूशन पे नहीं लगाना, प्योर सब्सटेंस पे लगाना है। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, और लगा भी चुके हैं, आपको याद होगा तो हम लोग आयनिक जब पढ़ते तो आयनिक में भी लगाया था हम लोगों ने पानी के ऊपर। हाँ भाई, जैसे उदाहरण के तौर पर 12 नंबर स्लाइड में मान लीजिए आपके पास प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर है, और आपसे कह रहा है भैया इसकी मोलैरिटी बता दो। तो आप सीधे लिख सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला आ चुका है D/1000 अपॉन MW। तो यहां पे लेकिन डेंसिटी किस में लगाओगे, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो डेंसिटी लगेगी ग्राम पर एमएल में। तो बताओ पानी प्योर है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल इंटू 1000 लगा दो, अपॉन 18 लगा दो। हम लोग आयनिक में पढ़ चुके 55.55, 55.55 मोलर। ठीक है, फिर आपसे एक सवाल यहां पे छोटा सा और पूछेगा कि अगर बताओ 720 ग्राम, सुनते हैं ना सवाल, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 720 ग्राम प्योर वाटर है और इसकी मोलैरिटी बतानी है, तो क्या इसका आंसर भी 55.55 होगा। तो कह रहे हैं ये क्यों दिया भैया, फिर ये क्यों दिया हुआ है, ये बनाने के लिए दिया है। मोलैरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मोलैरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले ही। तो उसको अमाउंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप 720 ग्राम लो, आप 50 ग्राम लो, आंसर यही आने वाला है। कितनों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तोड़िए फटाफट जल्दी से। कल को यहाँ पे मान लीजिए H2SO4 आ जाए तो लगा लेंगे, उसकी डेंसिटी लगा देंगे, क्वेश्चन में दी होगी, उसका मोलर मास लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट जो आपने पढ़ा ये एप्लीकेबल किसके लिए होगा बताना। ये कंसेप्ट जो आपने पढ़ा, ये वाली लाइन एप्लीकेबल, यहां पे पॉइंट ऐड कर लो भैया, नहीं तो आधे भूल जाएंगे। अभी लिख लेना यहां पे इंपॉर्टेंट, एप्लीकेबल ओनली फॉर, हाँ किसके लिए, ओनली फॉर प्योर सब्सटेंस। तो ये फॉर्मूला आप सिर्फ प्योर सब्सटेंस पे लगाएंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब इसका एक वेरिएशन सुनो। इसका एक वेरिएशन होगा, आपने एक शब्द सुना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी।
स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? मान लीजिए आपसे कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी कंपाउंड की दे दी आपको, है ना, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू, ये कोई कंपाउंड मान लो आपको दे दिया, मान लीजिए आपको H2SO4 दे दिया, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपसे कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपसे कहता है H2SO4 की डिफाइन करो, तो आप क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर को रेफरेंस माना गया है, और इन दोनों को जब आप कंपेयर कर लेंगे तो जो रिलेटिव आंसर आएगा, ये जो रिलेटिव डेंसिटी आती है, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके नीचे वाले के पास यूनिट होगी, यस, इसके पास यूनिट होगी ग्राम पर एमएल, तो मान लो ऊपर वाले के पास भी यूनिट है ग्राम पर एमएल, तो ग्राम पर एमएल से ग्राम पर एमएल कट जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के पास कोई यूनिट नहीं है, तो ये यूनिटलेस होगा। तो कोई आपसे आज के बाद पूछे कि बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो क्या बताएंगे? रिलेटिव डेंसिटी है। कोई कंपाउंड आप लेके आए जैसे H2SO4, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने का एक तरीका यहाँ पे, जब आप कोई कंपाउंड लाते हैं तो पानी से कंपेयर करेंगे, और पानी की डेंसिटी रेफरेंस में 1 होती है, तो बताओ नीचे यहाँ पे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आंसर आया 1 ग्राम पर एमएल, ठीक है, और ऊपर इसका इसकी डेंसिटी का आंसर मान लो कुछ आ गया x ग्राम पर एमएल। ध्यान सुनना मेरी बात, x ग्राम पर एमएल, तो ग्राम पर एमएल से ग्राम पर एमएल कट गया, तो बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी का आंसर क्या आ जाएगा? x। और ये कैसा होगा? यूनिटलेस। कितने लोग बात समझ में आ गई? फटाफट थोड़ी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला, रिलेटिव डेंसिटी होती है, पहला ये रिलेटिव डेंसिटी होती है, दूसरा ये यूनिटलेस होती है, तीसरा अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी सवाल में कुछ दे दी जाए तो उससे आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, ये फायदा है। मान लो मैं आपको दो बातें बोल रहा हूं, दो बातें सुनना ध्यान से। अगर H2SO4 की डेंसिटी डी एक्स ग्राम पर एमएल है, अगर H2SO4 की डेंसिटी एक्स ग्राम पर एमएल है, तो H2SO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? हाँ भाई, H2SO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, ये बताओ। एक्स। अब इसका उल्टा बोलो, इसका उल्टा बताओ। कर मैं उल्टा होकर ये बात बोल दूं क्या, सही हो जाएगा? नहीं, उल्टा होकर नहीं बोलना, इसी को उल्टा करना है। अगर H2SO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्स दी है, तो H2SO4 की डेंसिटी एक्स ग्राम पर एमएल पता चल गई। आई बात समझ में? और जब ये डेंसिटी पता लग जाएगी, तो बताइए क्या इस डेंसिटी की मदद से मैं इसको यहां पुट कर दूंगा, हेलो, इसको यहां पुट कर दूंगा, तो बोलो एक सवाल लग जाएगा क्या? क्या मोलैरिटी निकल आएगी? सवाल समझ में आया? कैसे सवाल बनेगा? वो आपको देगा क्या? हाँ भाई, वो सवाल में आपको क्या देगा बोलो, टाइप करो जरा, देखें कितना दिमाग चलने लगा। सवाल में क्या देगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा, किसकी? H2SO4 की। कितनी? कुछ भी दे देगा, 10, 20, 50, जो भी देनी होगी दे देगा, ठीक है। ये जैसे आपको दे देगा, तुरंत आप ये पता लगा लेंगे, ये पता लगा लेंगे, और जैसे ये पता लग जाएगी, इसको उठा के यहां पुट कर देंगे, और यहां ग्राम पर एमएल में जैसे पुट करेंगे इसको, तुरंत आपको मोलैरिटी मिल जाएगी प्योर H2SO4 की। कितनों को बात समझ में आ गई? फटाफट थोड़ी भी सवाल लग गया कि नहीं लग गया एक? हेलो, चलें आगे। तो मैं जो बातें, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो बातें मैं बता दूंगा उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, मतलब एक लाइन भी नहीं। तो आप सारी बातें बस ध्यान से सुनते जाइए, सारे सवाल लग जाएंगे आपको। अब इसको रट लेते हैं। कई लोग आपको ऐसी लाइन लिखते मिलेंगे, कहेंगे आओ एक लाइन तुम्हें बता दूं, चांद सितारों से दामन भर देते हैं फिर से। कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स द डेंसिटी of that particular substance या कोई कंपाउंड अगर आप लेके बैठे हैं इन ग्राम पर एमएल। हाँ भाई, ये रटा देना सीधे, कहते हैं याद कर लो बस। कभी भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 दी है तो आप बोल दो 5 ग्राम पर एमएल उसकी डेंसिटी। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है कितनी, 5, तो आप बोल दो 5 ग्राम पर एमएल उसकी डेंसिटी। ये रट लेते हैं। लॉजिक समझ में आया क्यों बोल देते हैं? हेलो, ठीक है, 14 पे आइए, फटाफट अंगूठा दिखाया करो यार, आगे बढ़े फिर। समझ में आ गई बात? तो आप कंसेप्ट से चलिए, जितना कंसेप्चुअल चलेंगे उतना आपको रट, जैसे आप मान लो ये कंसेप्ट आज आपने पढ़ लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी डन है, तो आप जिंदगी में अगर इसको रिवाइज कभी नहीं करते, मान लीजिए मैं कभी इसको रिवाइज नहीं करता, मेरे को जरूरत ही नहीं रिवाइज करने, क्योंकि मेरे को दिमाग में सेट है कंसेप्ट। तो अगर एक बार आपका कंसेप्ट सेट हो गया ना, तो जिंदगी में रिवीजन वाला पार्ट ही खत्म हो जाता है। रिवीजन व्यक्ति उसी चीज का करता है जो भूल रहा होता है, और भूल वो वही रहा होता है जिसे वो याद रखता है।
इसीलिए मैं किसी को याद नहीं रखता। भूलने का खतरा ही नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई लाइक इट। 14 नंबर कभी अलग लेवल पे खेलता है, समझ पा रहे हैं? अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला, एक दो बातें बची वो खत्म कर लेते हैं। पीपीएम, एक शब्द आता है यहां पे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इसको समझ लेते हैं जरा। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पहला पॉइंट, पीपीएम यूनिट हम लोग क्यों पढ़े जब हमारे पास इतनी सारी यूनिट है? भाई हमारे पास पार्ट्स परसेंट है, बताओ करेक्ट, पार्ट्स परसेंट कब हो गया? अरे परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू क्या होता है? पार्ट्स परसेंट आउट ऑफ 100 ही तो देख रहे थे, तो वो पार्ट्स परसेंट था, सेंट का मतलब 100, आउट ऑफ 100 आप देख चुके हो, तो भैया आउट ऑफ मिलियन क्यों देखने जा रहे हो? सवाल उठता है क्यों पढ़े हम इसको, है ना? ऐसे कुछ भी पढ़ना शुरू कर देंगे कल को, तो क्यों पढ़ाया जाए इसको? तो आप यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे, पीपीएम इज रिक्वायर्ड when the amount of solute is very less। तो जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो जाए तब पीपीएम यूज करते हैं, जिससे आंसर सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। अब ऐसा कब होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस देखिए तो उससे समझ में आ जाएगा। 50 नंबर स्लाइड में हम लोग एप्लीकेशन, दो तीन जगह पीपीएम यूज होता है, तो वहां जहां जहां होता है बता देता हूं। एप्लीकेशन नंबर 1, ऐप नंबर 1 इसका ये है, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर जब आप लेते हैं तो उसकी जो हार्डनेस होती है उसको पीपीएम में रिप्रेजेंट करा जाता है, क्योंकि यहां पे सॉल्यूट बहुत कम होता है। क्यों कम होता है उस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, तो जैसे पीपीएम में आप पढ़ने जा रहे हैं, मान लो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वाला, है ना, मास के अंदर मास चेक कर रहा है, पर मिलियन देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मास के अंदर मास देख रहे हैं। तो उसने एक सवाल दिया आपको, मान लो उसने क्वेश्चन दिया कि 2000 ग्राम, क्वेश्चन के फॉर्म में समझिए कंसेप्ट को, 2000 ग्राम हार्ड वाटर लिया मैंने सैंपल, ठीक है, उसके अंदर मेरे को 6 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिला, इसी की वजह से हार्डनेस है सिस्टम में। कोई पूछे भाई साहब सिस्टम में हार्डनेस इसकी वजह से, ठीक। अब ये सिस्टम में हार्डनेस पैदा कर रहा है, आपको बताना है कि पीपीएम में क्या लेवल है हार्डनेस का, क्या बताना है? सवाल समझ गए? हाँ भाई कितने लोग सवाल समझ गए? सवाल समझ में आया? पहले क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे 2000, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको, तो सुनते जाइए, साथ में क्या एक एक सवाल कवर हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा धरती पे। 2000 ग्राम हार्ड वाटर का सैंपल है, ठीक है, उसके अंदर 6 मिलीग्राम CaCl2। अब जो कैल्शियम क्लोराइड वगैरह होते हैं, ये सब इनऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे, ये डिजोल्व फॉर्म में पड़े रहते हैं और ये हार्डनेस क्रिएट करते हैं पानी में। तो आप कहेंगे पानी हार्ड हार्ड पानी हो गया, वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर का मतलब ऐसा नहीं कि पानी में लोखंड पड़ा होगा, समझ पा रहे हैं? हार्ड वाटर का ये मतलब नहीं होता कि पानी में लोखंड पड़ा है, मुंह में पियोगे तो यहाँ फंस जाए गले में, ये थोड़ी होता है। कहने उसको सॉफ्ट घिस दूं क्या उसको? तो हार्डनेस का मतलब है हाँ लोखंड नहीं पड़ा है, कहीं लोहा पड़ा हो तो भैया उसके अंदर कुछ ये डिजोल्व फॉर्म में पड़ी रहते हैं CaCl2, तो उसकी वजह से हार्डनेस हो जाती है, मतलब पीने में अच्छा नहीं माना जाएगा उसे, है ना। हम लोग सॉफ्ट वाटर पीते हैं, ठीक है भाई। तो अब मुद्दा ये है कि हार्डनेस बतानी है आपको, किससे बतानी भैया, किससे बतानी है? पीपीएम में, ठीक है। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बतानी है, पीपीएम बतानी है। अब सुनना मेरी बात जरा, ये जो हार्ड वाटर ये कौन है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? हाँ भाई हार्ड वाटर कौन है बताओ? कह रहे बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, राख के बल खा के बताओ हार्ड वाटर कौन है? सॉल्यूशन है, हाँ। और ये CaCl2 कौन है? ये सॉल्यूट है, हाँ भाई, ठीक है। जिस पर टिकटॉक बैन हुआ है तब कई लोग की तो मतलब नौकरी चले गई बेचारों की। नहीं दिन भर यही करते रहते थे, मुंह टेढ़ा कर करके गाना पकड़ लेंगे, लगे पड़े भाई साहब। हाँ आजकल नया चालू हो गया फिर कुछ। हाँ। केशव कैसे बनाता होगा? मैं बहुत पहले परेशान रहा करता था, फिर मुझे ये मिले और मेरा जीवन बदल गया। अब देखो मेरी बात सुनो, 2000 ग्राम हार्ड वाटर के अंदर ये, अब आपको सवाल लगाना, आप सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन पहला पॉइंट तो ये समझिए कि भाई साहब 2000 ग्राम हार्ड वाटर है, 2000 ग्राम, ठीक है, और उसके अंदर कितने मिलीग्राम CaCl2 है? सिर्फ 6 मिलीग्राम, जरा सा, इतना सा।
तो बताइए ये मिलीग्राम में, वो भी 6, और ये ग्राम में 2000, तो मतलब बहुत कम सॉल्यूट है, बताओ। ये बहुत कम सॉल्यूट है, यस। तभी हम लोग पीपीएम यूनिट यूज कर रहे हैं, जिससे आंसर सिग्निफिकेंट आए। इसीलिए देखो पीछे लिखा हुआ है, पीपीएम इज रिक्वायर्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस। जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, तो आपको पीपीएम जैसी यूनिट यूज करनी पड़ती है, जिससे कि आंसर सिग्निफिकेंट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2000 के अंदर अगर 6 मिलीग्राम है, तो आप लिख लीजिए 1000 ग्राम हार्ड वाटर के अंदर कितना होगा भैया, 3 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप और आगे बढ़ जाइए। इसको ऐसे लिख लो, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, फिर आप 1000 के अंदर निकाल चुके, तो 100 के अंदर निकाल सकते हैं क्या? 100 के अंदर, मान लीजिए मैं 100 के अंदर निकालना चाहूं, तो सपोज मेरा मूड गया, मैं एक बार 100 के अंदर निकाल के देखूं तो क्या चल रहा है। तो बताओ 100 के अंदर निकालूंगा तो क्या करूंगा, कह रहे पहले एक के अंदर तो निकालो। सीधे 100 पे कैसे आ गए? 1000 में इतना है तो पहले एक के अंदर निकालो, फिर 100 पे आओ। हाँ। तो सीधे 10 डिवाइड कर दें भैया, 1/10 हो गया, तो यहाँ 1/10 कर दें, 10 डिवाइड कर दें, आपकी भावनाओं को अगर ठेस ना पहुंचे तो। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ, ठीक है। तो बताइए 100 ग्राम के अंदर अगर इतना आ गया, बताओ 100 ग्राम के अंदर अगर इतना आ गया, तो ये क्या है? ये पार्ट्स परसेंट है, ये क्या है? ये क्या है? पार्ट्स परसेंट। ये क्या बता रहा, 30 मिलीग्राम कर दो? क्या बताना चाह रहे हो? कहाँ 30 मिलीग्राम कर दे भैया? 2000 में 6 था, तो 1000 में 3 होगा ना, 30 कहां से हो जाएगा? क्या बता रहे हो, 30 कर भैया? 2000 में 6 था, तो 1000 में 3 मिलीग्राम होगा, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो 1000 में आ गया इतने ग्राम। फिर 100 में निकाला तो 1/10 कर लिया, तो यहाँ 1/10 कर लिया, 10 डिवाइड कर लिया। सब सही चल रहा है, आप भरोसा रखिए। सुबह हो चुकी है, छत से उतर जाइए, है ना। कह रहे रात को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मैं। रात को उतना ही, मतलब हाँ, ज्यादा नहीं, ओवर मत किया करिए, आप लोग ओवर कर लेते हो। सुबह तक मतलब मेथी की सब्जी उतर ही नहीं दिमाग से। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, उतनी ही मेथी की सब्जी खाइए जितनी आप झेल पाए। हाँ, अब देखिए, नहीं सुबह ऐसी हालत होगी, पता लगा जीरो कहीं दिख रहा है, इधर जीरो यहां दिख रहा है, यहाँ निगेटिव दिख रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो, 100 ग्राम का मतलब बताओ क्या है? 100 ग्राम का मतलब क्या है भैया, बताओ। 10⁻²ग्राम। तो बताइए 10⁻²ग्राम के अंदर आंसर आ गया। तो बताइए ये जो आंसर आया है, इसको क्या बोलेंगे आप? ये कुछ तो आया है, कुछ तो हुआ है। हाँ बताओ, हाँ कुछ तो हुआ है, बताओ ये क्या आया है? क्या ये पार्ट्स परसेंट है? पीपीएस नहीं है। पीपीसी है। सेंट जो होता है, सेंटी 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 समझते हैं, वो वाला नहीं जो आप हो जाते हैं या होंगे। आप जो जाते हैं वो वाला एस से होता है, कह रहे मैं सेंटी हूं। ये वाला सी से है भैया, समझ पा रहे? पीपीसी है। हाँ तो सेंटी मत होइए। कह रहे मैं सा को फा बोलता हूं, फिर फा को क्या बोलूंगा? अब मेरी बात सुनो, देखो 100 के अंदर आपको मिल गया 100 टुकड़े, देखो 100 टुकड़े बाई मास, देखो 100 टुकड़े बाई मास सॉल्यूशन में, इतने टुकड़े बाई मास सॉल्यूट है। तो बताइए क्या पार्ट्स परसेंट आ गया? कोई पूछे पार्ट्स परसेंट में आंसर बताओ, बताओ पार्ट्स परसेंट में आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कोई पूछे भाई साहब मेरे को परसेंट W/W मांगता है, बताओ मेरे को परसेंट W/W मांगता है, क्या आंसर देगा मैं? 3 × 10⁻⁻4 देगा क्या? कहने अपन को मुंबई मांगता है। ठीक है, अब बताना, अब बताना, अगर मैं 100 को लिख दूं 10⁻², तो किसी को कोई समस्या, किसी की भावना को ठेस तो पहुंचेगी नहीं। ठीक है, तो बताइए 10⁻6 पे आ जाऊं क्या मैं? कोई पूछे 10⁻6 पे आने की जरूरत क्या थी, तो आप कहेंगे भाई साहब इसका आंसर देखो, 3 × 10⁻⁻4 डेसिमल लगाओगे तो मतलब बहुत डेसिमल जैसा आंसर आएगा। देखो वो डेसिमल खत्म टाइप का आंसर नजर आ रहा है, 0.0003 ऐसे आंसर दिख रहे हैं। तो बताइए बहुत बहुत मतलब इनसिग्निफिकेंट फिगर टाइप का हो जाएगा मामला। तो इसलिए सिग्निफिकेंट बनाने के लिए अपन क्या करता है, ज्यादा अमाउंट में देखता है, क्योंकि कम अमाउंट में तो बहुत कम आ रहा है, देखो कम अमाउंट में तो बहुत कम आ रहा है, 100 में तो बहुत कम आ रहा है, तो अपन 10⁻6 में देखेगा इसको। जब ज्यादा अमाउंट में देखेगा तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बताइए क्या कह रहे हैं, फिर से एक में नहीं निकाला, तुम एक में नहीं निकालते हो कह रहे कभी, कि सीधे आ जाते हो, यहां भी देखो तुमने सीधे कर दिया, यहां भी सीधे। बताओ यहाँ 10⁻2 में निकाल लिया, तो 10⁻6 में निकालना है, तो क्या 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या इसको 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो बताइए 3
इंटू 10⁻⁻4 में अगर 10⁻+4 मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 3 आ जाएगा। क्लियर? अब बताइए आंसर किस में आ गया। अब आप क्या सिखाओगे उसको? कहोगे भाई साहब ये देखो 1 मिलियन है। मिलियन समझते हो? हेलो। 1 मिलियन पार्ट्स बाई मास सॉल्यूशन में 3 पार्ट्स बाई मास सॉल्यूट आया, तो बताइए क्या पार्ट्स पर मिलियन में आंसर आ गया? और मास के अंदर मास देख रहे हैं तो W/W आंसर आ गया। तो आंसर क्या दोगे? कहोगे 3 ppm आंसर है। हार्डनेस का लेवल है 3 ppm W/W। कितने लोगों को समझ में आ गया सवाल? बोलो मेरे दोस्त। 3 ppm W/W क्या आंसर आ चुका है? कितने लोग बात समझ में आई? तो इसमें पूरा कंसेप्ट क्या बताया मैंने, समझ में आपको क्या है? ये बीच बीच में मैंने 100 पे क्यों निकाला, 100 पे क्यों निकाला, समझ में आया? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि भाई साहब 100 पे जब निकालते तो आंसर बड़ा इनसिग्निफिकेंट टाइप का आता है, इसलिए मिलियन में देखना शुरू कर दिया। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि पार्ट्स परसेंट जब आप पढ़ चुके थे तो पार्ट्स पर मिलियन आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। पार्ट्स पर मिलियन तब पढ़ाया जाता है जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाए, जिससे आंसर सिग्निफिकेंट बना रहा है, इसलिए मिलियन में देख लेते हैं। कितनों को बातें समझ में आई ये वाली जो मैंने बोली? तोड़िए। अब मान लो कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ जैसे केशव जैसे लोग होते हैं। हाँ, यस यस। इसमें तो बहुत दिमाग लग रहा है और समय भी लग रहा है। कह रहे समय तो केशव कहीं से ले आएगा, लेकिन केशव के पास दिमाग कहां से आएगा? वो तो बचपन से उसके पास नहीं है। तो बताइए वो क्या करे फिर? बहुत परेशान रहने लगा। तो उसने कहा क्यों ना मेरी जिंदगी फॉर्मूले से भर दो तुम, मेरी जिंदगी फॉर्मूले से भर दो ना। तो कहता है कि एक फॉर्मूला दे दो मेरे को फॉर्मूला मांगता है। तो वो ये पढ़ के निकल लेता है। हाँ, वो क्या कहता है देखो, कहेगा ऊपर लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट। केशव कहता है मेरे को फॉर्मूला दो ना प्लीज। नीचे लिखेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। बताइए अगर यही सवाल आप परसेंट में लगा रहे होते, अगर पार्ट्स परसेंट होता, तो क्या आप यहां पे 100 मल्टीप्लाई कर रहे होते? बोलो भाई, 100 मल्टीप्लाई कर रहे होते? हाँ, तो अगर यहां पर मिलियन है तो क्या 10⁻6 मल्टीप्लाई कर देंगे? हेलो। अब मुद्दा उठता है कि भाई साहब ये बताओ ये सॉल्यूट का मास किस में लगाएंगे? सॉल्यूट का मास किस में लगाएंगे? केशव बोलेगा ग्राम में। हाँ, कहेगा ग्राम में। फिर केशव के बगल में एक बैठा होगा, वो कहेगा नहीं किसी में भी लगाओ, जिसमें इच्छा हो उसमें लगा लो। फिर उससे पूछा जाएगा नीचे इच्छा किस में लगाओगे? कहेंगे जिसमें इच्छा पूरी पहले हुई थी उसी में नीचे भी इच्छा रखना। अगर ऊपर पहले ग्राम लगाए तो नीचे भी ग्राम होगा। ठीक है, तो ये याद कर लेता था बचपन से केशव। अब उसको इसकी आदत पड़ गई, जब उसको लत लग गई इसकी तो वो यही याद करता रहता है। उसको कभी जिंदगी में कंसेप्ट नहीं क्लियर होते क्योंकि उसने बचपन से चूरन खाया है। देखिए बचपन से उसने चूरन खाया है। कह रहा मेरी जिंदगी फॉर्मूले से भर दो मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी फॉर्मूले से भर दो, इतने फॉर्मूले दे दो कि मैं कुछ और सोच ही ना पाऊं। अब मान लीजिए वो वाला सवाल आ गया, देखिए वो वाला सवाल आ गया। हालांकि इससे आसान पड़ता है वो सवाल, देखिए अगर आपने रट लिया तो आपको खटाखट सवाल हो गया। देखो कोई कंसेप्ट नहीं, ये लाइन आ गई, देखो ये लाइन उठा लो। सॉल्यूट का मास बताओ कितना है? 6 मिलीग्राम। 6 मिलीग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 × 10⁻³ ग्राम। देखो नीचे सॉल्यूशन का मास बताओ 2000 ग्राम। इंटू कर दो 10⁻6। चेक कर लो भैया, 10⁻6 10⁻³ ये दोनों ऊपर बन गए कितने? 10⁻+3। और ये इससे कट गया 10⁻+3 से। 6/2 मतलब 3। खत्म। लो आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो ये सीधे आप आंसर निकाल लेंगे यहाँ से। लेकिन इस अगर आप सिर्फ ये फॉर्मूला रट के कहेंगे तो आपको जिंदगी में कभी कुछ समझ में तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये ठीक है, आसान पड़ता है इसलिए लोग यही सब पढ़ते रहते हैं हम लोग। चलिए कितनों बात समझ में आ गई भाई? चले आगे गाइज। गाइज क्या बात समझ में आई? जल्दी से तोड़ो गाइज, अंगूठे दिखाओ। पैर का ही दिखा दिया करो, पैर पैर के घुटने हल्का से निकाल के चद्दर में से ऐसे लगा दिया करो। हाँ। करे कम वक्त बहुत ठंड है, चद्दर के बाद कैसे लैपटॉप को अंदर घुसा लिया करो ऐसे कंबल के, और ऐसे पैर का लगा के भागाया करो, ऐसे निकाल लिया करो।
आओ आगे बढ़े। चलो एक और इसका एप्लीकेशन सुनो, कि नहीं ये भी ठीक है। एक और एप्लीकेशन सुनो इसका। इसका एप्लीकेशन नंबर देखो, एप्लीकेशन मैं पढ़ा रहा हूं आपको। एप्लीकेशन नंबर 1 डन हो गया, ये एप्लीकेशन नंबर 1 था। एक और सवाल इसका आता है, वो भी सुन लीजिए, खत्म मामला। ऐप नंबर 2 इसकी है पॉल्यूशन ऑफ एयर या पॉल्यूटेड एयर। तो पॉल्यूटेड एयर का एक डेटा आता रहता है, आप अगर कभी जाइए दिल्ली की सड़कों पे, है ना, तो इसमें सर्दी जोरदार पड़ी दिल्ली में, तो गाना बना है, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। तो अगर आप पॉल्यूशन ढूंढेंगे वहां पे तो जबरदस्त मिलेगा आपको। तो वहां पॉल्यूटेड एयर जो है पकड़ लिया आपने, और पॉल्यूटेड एयर में आपने देखना शुरू किया। तो हम लोग पीपीएम में इस बार आंसर लिखेंगे, क्योंकि गैसियस लोग हैं तो वी बाई वी चेक करते हैं, ठीक है, वी बाई वी। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया भाई, हमने एग्जाम्पल ले लिया। ये एक क्वेश्चन बना लें, जैसे पिछली बार हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था, और डायरेक्ट आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। उसने बोला भाई साहब 1000 लीटर अगर मैं पॉल्यूटेड एयर लेता हूं, तो मेरे को मान लो डेटा दिया, बहुत छोटा सा पॉल्यूशन होगा, उसमें 4 ml, मान लीजिए SO2 है। SO2 पॉल्यूटेंट होती है, ये पॉल्यूटेंट गैस है ना, तो 4 ml है देखो। तो ये बहुत कम है, देखो 1000 लीटर का पॉल्यूटेड एयर का सैंपल लिया आपने, और उसमें सिर्फ आपको कितनी मिली, 4 ml, 4 लीटर भी नहीं, 4 ml SO2, तो बहुत कम मिली। तो ये कम रहे तब तक तो ठीक है, अगर ज्यादा रही तो आप इंडेक्स समझने के लिए वहां बचेंगे नहीं, खत्म हो जाए खेल आपका। तो मतलब बहुत कम लेवल है देखिए पॉल्यूशन का। तो आपको बताना है क्या, आपको आंसर बताना है, किस में बताना है आंसर, बताओ, पीपीएम में, है ना। आपको आंसर बताना है पीपीएम में, वी बाई वी, पॉल्यूशन के लेवल का। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, चेक करिए। इस बार हम लोग थोड़ा टाइम कम लगाएंगे, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने बात समझ ली अच्छे से, तो इस बार समय कम लगाएं। सीधे लिखेंगे, बताइए 10⁻³ इसकी जगह पे। भाई आप 100 में थोड़ी निकालेंगे बार बार, वो आपको एक बार मैंने बात समझा दी। बताओ ये पॉल्यूटेड एयर कौन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है भाई। और ये SO2 कौन है, ये सॉल्यूट है। बताइए ये जो सैंपल बना है, ये कैसा सैंपल है, ये सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, जरा बताना। सॉलिड लिक्विड गैस, कैसा सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है। याद करिए, मैंने आपको जब शुरू में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फेज ऑफ सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज लिक्विड, इट मे बी गैसियस और सॉलिड आल्सो। गाइस, कुछ याद आता है? ओके, ठीक है। तो अब सीधे सवाल पे आइए, 10⁻³ लिख लें इसकी जगह पे, ये पॉल्यूटेड एयर है। इसके अंदर 4 ml को लिख लो, 4 × 10⁻³ लीटर, ये सॉल्यूट है। हमें चाहिए पर मिलियन में आंसर, तो हम भैया सीधे करेंगे, यहाँ पे 10⁻⁶ पे आ जाएंगे डायरेक्ट कूद के, 100 पे क्यों जाए फालतू में। तो बताइए कितना मल्टीप्लाई किया हमने, 10⁻³। तो इधर भी कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻3। कहना वो नहीं निकालते तुम 1 में कभी, ये तो गलत बात है। ठीक है भाई, तो अब ये आंसर आ गया। बताइए ये जो आंसर आया, ये किस में आया, देखो 1 मिलियन पार्ट्स बाई वॉल्यूम पॉल्यूटेड एयर के अंदर, 4 पार्ट्स बाई वॉल्यूम, दोनों जगह डिजिट सेम, यूनिट सेम होनी चाहिए, लीटर तो लीटर, ml तो ml। क्या मिला, SO2। तो बताइए पीपीएम में कितना आंसर मिल गया, पार्ट्स पर मिलियन में आंसर मिल गया आपको। पीपीएम कौन सा वाला है, वी बाई वी। और बताओ कितना आंसर मिल गया, 4 पीपीएम। ये पॉल्यूशन का लेवल है, आप कभी देखिए जाकर के, तो वहां पे ऐसा लिखा होता है आज 4 पीपीएम पॉल्यूटेड एयर है, आज 2 पीपीएम है, तो सिग्निफिकेंट आंसर दिखता है। जैसे मान लीजिए वहां पे अगर लिखा जाए 0.0004 है, तो रिक्शे वाला कोई जा रहा होगा, उसको समझ में नहीं आएगा, कहने उसको छोड़ो, मेरे को नहीं आ रहा है। तो बताना, रिक्शे वाला 0.0004 या 4 × 10⁻³ समझ लेगा क्या है? तो उसको दिक्कत आएगी ना भाई। तो उसके लिए बताइए आप कैसा, 4 2 1, ये समझ में आता है। वो कहेगा हाँ कल 4 था, आज 1 हो गया, आज भैया 1 हो गया, तो आज गड़बड़ कम हो रही है, तो लगता है सिस्टम सही हो रहा है, काम चल रहा है, सरकार काम कर रही है, ठीक है। तो मतलब मुद्दा ये है कि आसान बनाने के लिए, आम जनता तक बात पहुंचाने के लिए सस्ती तरीके यूज किए जाते हैं। तो ऐसा तरीका यूज करिए जो सिग्निफिकेंट हो, 4 3 2 1 ऐसा। अब मान लीजिए फिर से केशव आ गया, केशव कहता है कि प्लीज मुझे फॉर्मूला दे दो ना, फॉर्मूला दे दो मुझे, तो उसको फॉर्मूला दे देंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
इंटू कर देंगे, पहले 100 करते थे, अब 10⁻6 कर देंगे। फिर उससे पूछेंगे बताओ यहाँ पे यूनिट क्या लगाओगे, फिर वो वही बोलेगा, कहेगा लीटर लगा दो या बोलेगा एमएल लगा दो। फिर उसको सिखाना पड़ेगा कि नहीं कुछ भी लगा लो, जो इच्छा हो वो लगा लो। ठीक है, यहाँ पे लीटर लगाओगे तो फिर यहाँ भी लीटर ही लगाना, ऊपर एमएल लगाना तो नीचे फिर एमएल ही लगाना। समझ पा ना? फिर वो चला जाएगा, कहेगा ठीक है ओके। फिर कहेंगे एक सवाल ये वाला लगा के जाओ, जाते थे कुछ तो करके जाओ जिंदगी में। कहेगा अच्छा बताओ कैसे, ये वाला सवाल आ गया, मान लो ये वाला एक लाइन ये है, इसका सवाल का सॉल्यूशन बताना है जल्दी से। तो बताइए वो क्या लिख देंगे फटाफट भी, 4 ml की जगह क्या लिख देंगे, 4 × 10⁻³ लीटर में, और नीचे क्या लिख देंगे 1000 लीटर, इंटू क्या कर देंगे 10⁻6। तो ये देखो ये सब कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 4। तो आंसर सीधे आ जाएगा 4 ppm। और फिर खुशी खुशी केशव अपने घर चला जाएगा। इस प्रकार से कहानी खत्म हो जाएगी। कितनी बात समझ में आ गई, तोड़िए फटाफट जल्दी से। अब एक बात और जो बची है वो खत्म कर लेते हैं। यूनिट्स बिल्कुल समाप्ति की ओर चल रही, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे आ जाइए, 18 नंबर पे आइए। अगला कंसेप्ट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। हाँ भाई, मतलब मामला बस खत्म है, ये आखिरी यूनिट है, इसके बाद खेल खत्म, सब कुछ हो गया मतलब क्लास के अंदर, इसको और कर लें बस। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे आ जाओ भाई। वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपने सुना तो होगा ही कि एक यूनिट होती है। अभी क्या होती है क्या नहीं होती उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए काफी कुछ पढ़ लिया आपने आज, ये सारे सवाल आपके लग जाएंगे, अब कोई सवाल बचने वाला नहीं। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी सब बहुत अच्छे से करा दिया गया है। मतलब अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है ना तो आपका एक भी सवाल अब गलत नहीं होना चाहिए, सिंगल सवाल। ठीक है, चलिए भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे बातचीत करना शुरू करें। सबको समझ में आ गई इतनी बात, चले आगे भी। अब उसके बाद देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ में अगर चर्चा करी जाए तो पहला पॉइंट की क्या बताता है, ये क्या, ये टर्म नया कहां से आ गया। मोलैरिटी तो समझ में आता है, फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी है ना, ये सब समझ में आ गया। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ अचानक से ये नई चीज क्या आ गई, क्या है ये भौकाल क्या है। तो आप कहेंगे भैया ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो आप कहेंगे इट रिप्रेजेंट्स, अब ये जनता को थोड़ा कम समझ में आता है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। इट रिप्रेजेंट्स, मतलब फॉर्मूले में तो रटे रहते हैं लेकिन कंसेप्ट नहीं पता होता है ढंग से। द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, तो H2O2 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताता है भैया ये, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि H2O2 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्यों बताता है भैया ये, और किसी का क्यों नहीं लगाते हो आप किसी और जगह इसको। तो उस पर चर्चा करते हैं धीरे। एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, विल बी एप्लीकेबल, इसको आप H2O2 सॉल्यूशन पे लगाएंगे, मतलब इसको आप H2SO4 पे HNO3 पे नहीं लगा देंगे उठा करके। अब सवाल उठता है कि इसका क्या मतलब होता है, कहीं पे लिखा मिले आपको एक्स वी H2O2 ऐसा लिखा मिला मान लो, तो एक्स क्या है, एक्स तो है वैल्यू, एक्स तो है वैल्यू जैसे 0.1 0.2 0.3। फिर वी क्या है, वी है यूनिट जैसे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी। तो आप क्या बोलेंगे, एक्स तो है वैल्यू अमाउंट 0.1 0.2 एक डिजिट है एक्स। वी क्या है, यूनिट है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, किसकी बता रहा है कंसंट्रेशन किसका, H2O2 सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है। फिर इसको और समझना शुरू करिए, जैसे 19 नंबर पे आइए। मान लो आपसे कहता है कहीं पे लिखा मिले एक्स वी H2O2 और से पूछे कि बताओ इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब समझाओ। तो अब इसका मतलब समझाना शुरू करें उसे, उससे कहो भाई साहब इसका मतलब कई सारे आप लिख सकते हैं जिनमें से एक ये है। जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िए। इट मींस
on the decomposition of 1 liter of H2 solution, we will get X liter of O2 at NTP. एक और डेफिनेशन इसकी लिखते हैं. इट मीन्स on the decomposition of 1 ml of we will get X ml of O2. ठीक है. अब देखिए लाइंस को ध्यान से पढ़िए. अभी तो मतलब सिर्फ मैंने लिखा है, अभी समझा नहीं है चीजों को, धीरे धीरे समझेंगे. कह रखिए अगर कहीं पे ये लिखी मिले आपको XVH2, तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन को डिकम्पोज करूंगा या वो डिकम्पोज होगा, तो उसके डिकम्पोजिशन से हमें X लीटर O2 मिलनी चाहिए एनटीपी पे. अगर ऐसा हो रहा है तो वो XVH2O2 सॉल्यूशन था जिससे आपको X लीटर O2 मिली एनटीपी पे. बराबर. दूसरा मतलब इसका समझ लीजिए. दूसरा मतलब ये है, अथवा लगा सकते हैं आप यहां. और फिर दूसरा मतलब आप ये लिख सकते हैं कि अगर मैं 1 ml H2O2 सॉल्यूशन लेता है, ऐसा ऐसा मतलब कैसा, ऐसा XVH2O2 वाला, तो मुझे X ml O2 मिलती एनटीपी पे. मतलब अगर मैं 1 ml लेता तो X ml मिलती, 1 लीटर लेता तो X लीटर मिलती. मतलब वो तो यूनिट का रेशियो चेंज हो रहा है बस, मतलब यूनिट की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी रेशियो तो 1:X ही चल रहा है. तो आप क्या बोलेंगे, ml लोगे तो ml मिलेगा, लीटर लोगे तो लीटर मिलेगा. कुल मिला के मुद्दा ये है कि मान लीजिए कहीं पे सवाल में लिखा मिल जाए आपको 2VH2O2, तो बताइए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 2VH2O2 ले लूं तो इसका क्या मतलब है इस लाइन का. तो आप कहेंगे 2VH2O2 का मतलब भैया ये हो जाएगा कि अगर आप 1 लीटर का सॉल्यूशन लेते हैं किसका, H2O2 का, तो उसको डिकम्पोज जब वो होगा तो आपको 2 लीटर O2 मिलेगी एनटीपी पे. ये इसका मतलब. कहीं पे लिखा हो मान लो 11.2VH2O2, पहले इसका मतलब समझ लीजिए. इसका मतलब अगर आप 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन लेते हैं, है ना, तो आपको 11.2 लीटर H2O2 मिलेगी, O2 मिलेगी. 11.2 लीटर O2 मिलेगी किस पे, एनटीपी पे. अगर कहीं लिखा हो 22.4 VH2O2, इसका मतलब क्या भैया कि अगर आप 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन लेते हैं तो डिकम्पोज होने पे 22.4 लीटर O2 मिलेगी एनटीपी पे. कितनों को मतलब समझ में आया कि मतलब अभी लिखना लिखा क्या है, डिकोड कर पा रहे हैं. पहले तो समझा नहीं है अभी भैया, अभी सिर्फ लिखना सीखा मैंने. तो लिखना सीख गए पहले आप, पर तो लिखना सीखिए. अब मुद्दा उठता है कि ये वाली यूनिट H2O2 पे क्यों लगाते रहते हो, HNO3 पे क्यों नहीं लगाओगे इसको, है ना, इसको HNO3 पे क्यों नहीं लगाओगे. तो उसकी रीजन समझिए, या किसी H2SO4 पे क्यों नहीं लगाएंगे, है ना. तो उसकी रीजन है अपने. पानी पी लो पहले, बीजे पानी पी लिया करो, ठंडा ना रहता उससे, है ना. हाँ, ठंडा ना रहना जरूरी गुरु. अब समझो बात को. बात ये है, पहला पॉइंट, रीजन है कि H2O2 जो होता है वो हाईली अनस्टेबल है. पहली चीज, हाईली अनस्टेबल. कहेगा क्यों, ड्यू टू परऑक्साइड लिंकेज. अच्छा, ये क्या होती है, क्या भौकाल है. कहेंगे ये है ओ सिंगल बॉन्डेड जो लिंकेज, इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज. कहें इससे क्या हुआ फिर, इस ये बहुत हाईली अनस्टेबल होती है, आसानी से ब्रेक हो जाता है बॉन्ड. तो आप कहेंगे ये परऑक्साइड लिंकेज हाईली अनस्टेबल है, तो ये H2O2 बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है. अच्छा, फिर अनस्टेबल होने की वजह से बहुत आराम से और बहुत जल्दी जल्दी ये डिकम्पोज होना शुरू कर देता है. किसमें, दो चीजों में, H2O में और O2 में. कहें कौन सी रिएक्शन होती है, कहें ऐसे टूट जाता है. ठीक है, ऐसे टूट जाता है.
तो जब ऐसे टूट जाता है तो भाई O2 बन जाती है यहाँ पे। अब सवाल उठता है कि ये जो लॉजिक है इसको आप H2O2 पे क्यों अप्लाई करते हैं? तो आप कहेंगे क्योंकि H2O2 हाईली अनस्टेबल है। क्यों हाईली अनस्टेबल है? क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज है। तो उससे क्या होता है? कहेंगे हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये फटाफट टूट जाता है। किसमें? H2O में, O2 में। कह रहे टूट जाता है तो चलो ये तो समझ में आएगा क्यों टूट जाता है, अनस्टेबल होने की वजह से। तो टूटने से क्या हो गया? फिर पूछेगा टूटने से क्या हो गया? टूटते तो दुनिया में बहुत लोग हैं। केशव भी बहुत टूटा हुआ है। हाँ, तो बताइए क्या करें फिर? है ना? टूट जाता है तो क्या करें फिर? तो आप कहेंगे आई लाइक इट। मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरी जिंदगी के दो ही उसूल हैं। दो ही उसूल हैं मेरे दोस्त। छोड़ दिया तो छेड़ने का नहीं, और अगर छेड़ दिया तो फिर छोड़ने का नहीं। फिर नहीं छोड़ने का। फिर मतलब अंत तक मैं आपका, मृत्यु तक पीछा करूंगा। मृत्यु तक। हम दोनों में से एक पार्टी को मरना होगा। आई लाइक इट। डर का शाहरुख खान बन जाता हूं फिर मैं। चलिए, अब समझिए मेरे दोस्त कि इसका मतलब यह हुआ कि H2O2 के अंदर हाईली इंस्टेबिलिटी है, पेरोक्साइड लिंकेज है, तो वो फटाफट H2O में और O2 में टूट जाता है। अब भैया O2 में टूट गया वो, तो O2 में टूट गया तो उससे क्या हुआ? O2 में टूट गया तो उससे क्या हुआ? डेफिनेशन में O2 को जगह मिल गई। देखिए डेफिनेशन में O2 को जगह मिल गई, जबकि अभी तक आप कभी भी कोई भी सवाल लगाते थे मोलैरिटी का, नॉर्मेलिटी का, किसी का भी, तो बताइए उसमें आप सोल्यूट कौन है? अच्छा इसमें सोल्यूट कौन है मेरे को बताना जरा। इस वाले सॉल्यूशन में सोल्यूट कौन है भैया? सोल्यूट कौन है? हैं? हाँ सोल्यूट कौन? सोल्यूट 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 कौन है? सोल्यूट कौन है? बताओ बताओ। H2O2 है। H2O2 है भैया। अरे मार डाला। सोल्यूट H2O2 है भैया। हाँ, सोल्यूट H2O2 है, उसका सॉल्यूशन है, पानी में डिसॉल्व है वो। H2O2 पानी में, देखो H2O2 का सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया आपको? H2O2 भैया सॉल्यूट है, उसका सॉल्यूशन है, मतलब उसको आपने पानी में मिला रखा है और एक सॉल्यूशन बना रखा है। ठीक, तो कोई आपसे पूछा H2, पहली बात तो यही लोगों को क्लियर नहीं होता सॉल्यूट कौन है इस सवाल में। तो भैया H2O2 स्वयं सॉल्यूट है। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, H2O2 अगर सॉल्यूट है तो अभी तक आप जितनी भी डेफिनेशन बनाते थे, जितनी भी डेफिनेशन आप अभी तक बनाते थे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, उसमें बताइए 1 लीटर के अंदर, मैंने आपको शुरुआत में एकदम पहली क्लास जब पढ़ाई थी बताइए, बताया था कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है इट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, मतलब आप सॉल्यूट का अमाउंट देखते हैं लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? कभी कभी सॉल्वेंट, कभी कभी सॉल्यूशन, ठीक है ना, लेकिन देखते किसका है? देखते सॉल्यूट का है। तो भैया इस बार H2O2 अगर सॉल्यूट है तो H2O2 का देखना चाहिए ना आपको। आपको अमाउंट किसका देखना चाहिए? H2O2 का। लेकिन आप देख किसका रहे? देखो आप देख किसी और का ही रहे। देख, मतलब मुद्दा चल रहा है भैया H2O2 पे, देखो, और खेल किसी और का ही चल रहा है। H2O2 कह रहा है भैया ये सॉल्यूट बैठा हूं मैं, और मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो तुम। तो वही वाला हो गया, तू प्यार है किसी और का, तुझे देखता कोई और। समझ पा रहे हैं? तो मतलब गुरु देख वो O2 की तरफ रहा है। तो H2O2 कहेगा नहीं कि मतलब ये क्या चल रहा है भैया, हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो इस बार तुम? हर बार तो हमारी तरफ देखते थे, इस बार ऐसा क्या हो गया? तो कहेगा भैया तुम स्टेबल ही नहीं हो। उसको जवाब आप क्या देंगे? कहेंगे तुम स्टेबल ही नहीं हो। तुम्हें जब तक देखते हैं तब तक पता लगा तुम O2 बना देते हो। इतने ज्यादा अनस्टेबल हो, तो इसलिए मैं स्टेबल चीज की तरफ देखना शुरू कर देता। उससे क्या कहेंगे? कहेंगे तुम इतने अनस्टेबल सॉल्यूट हो। पहली बात, इतना अनस्टेबल सॉल्यूट मिला है कि फटाफट वो डिकम्पोज होकर क्या बना देता है। जब तक मैं तुम्हें काउंट करूंगा, जब तक मैं तुम्हें काउंट करूंगा 1 मोल, 1.5 मोल, 2 मोल, तब तो पता तुम O2 बना के बैठ गए। अब फिर मोल कम हो गए, तो मतलब मैं O2 को देख लूं ना। इसलिए डेफिनेशन में किसको जगह मिली मेरे दोस्त? डेफिनेशन में O2 को जगह मिली, मजबूरी थी, क्योंकि H2O2 टिक ही नहीं पा रहा था। जब H2O2 टिक नहीं पा रहा था तो H2O2 से कहा भैया सुना है तुम बहुत जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाते हो। कह रहे हाँ। कह रहे फिर डिकम्पोज होकर क्या बनाते हो? कह रहे O2। कह रहे जब तक तुम्हारे मोल में गिनूंगा तब तक तुम O2 बना दोगे? कह रहा हाँ। कह रहा फिर तुम पहले डिकम्पोज हो जाओ, जितनी इच्छा कर लो, पहले तुम अपना कर लो, जब हो जाए तो बताना। H2O2 कहेंगे जितने मोल पड़े 10, 20, 50, 60, तुम्हारे जितने मोल पड़े कर लो डिकम्पोज। कहेगा ठीक है। फिर से पूछो हो गया? कह रहा हाँ हो गया। कह रहे अच्छा ठीक है, अब O2 बन गई? कह रहे हाँ O2 बन गई। अब मैं O2 के मोल गिन लूंगा। क्या करूंगा? O2 के मोल गिन लूंगा। कैसे गिनूंगा? O2 को एक कंटेनर लेकर के एसटीपी एनटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम मेजर कर लूंगा।
O2 जो बनेगी उसको इकट्ठा कर लूंगा और एसटीपी कंटेनर के ऊपर कंडीशन लगा दूंगा और O2 का वॉल्यूम निकाल लूंगा। अब जब O2 का वॉल्यूम निकाल लूंगा एसटीपी कंडीशन पे, तो बताइए अगर इसका वॉल्यूम मिल जाएगा मेरे को तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आ गया तो मैं इसके मोल निकाल लूंगा और इसके मोल निकाल लूंगा तो पता कर लूंगा कि H2O2 के कितने रहे होंगे और H2O2 के कितने रहे होंगे वो निकल आएगा तो फिर H2O2 की मोलैरिटी निकाल लूंगा। बोलो मेरे दोस्त, कि तुमको बात समझ में आई, खेल क्या चल रहा है, क्या भौकाल क्या है। O2 के पास क्यों गए समझ में आया, O2 के पास क्यों गए समझ में आया, क्योंकि ये टिक ही नहीं रहा था। तो पहले जाऊंगा O2 के पास, इससे कहूंगा अपना वॉल्यूम बता दो एसटीपी एनटीपी पे, कंटेनर में कहीं आपको कलेक्ट कर लूंगा भैया, कहेगा हाँ ठीक है वॉल्यूम ले लो। फिर बताइए एनटीपी पे अगर वॉल्यूम मिल गया O2 का तो उससे उसके मोल निकालूंगा, किसके, O2 के। फिर O2 के मोल से आइडिया लगा लूंगा कि H2O2 के कितने रहे होंगे, क्या, मोल। फिर उससे H2O2 के सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल लूंगा। समझ पा रहे, मैंने पहले ही कहा था कभी अलग लेवल पे खेलता है। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं खेलता हूं, अलग है थोड़ा मामला, इट्स डिफरेंट। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आया 11.2 VH2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब बताओ। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये है, 1 लीटर, डेफिनेशन पढ़ी हमने, 1 लीटर H2O2 का अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं तो वो डिकम्पोज होके मुझे 11.2 लीटर O2 दे देगी। किस पे, एनटीपी पे। अगर वो ऐसा कर पा रही है तभी, अगर वो ऐसा कर पा रही है तभी उसकी स्ट्रेंथ इतनी मानी जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, कहेगा ठीक बात है, ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि भाई साहब इसकी मोलैरिटी बतानी है। देखिए सवाल में मुद्दा आज भी वही है जो पहले था, इसकी मोलैरिटी बतानी है मुझे। मेरे को ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हुई है और मेरे को मोलैरिटी मांगता है। अच्छा, मोलैरिटी डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते, बताओ, मोलैरिटी डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते, इसके चक्कर में क्यों पड़े O2 के चक्कर में। तो आप उससे कहो भैया मोलैरिटी क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल, लेकिन सॉल्यूट कौन है, H2O2। जब तक आप इसके मोल काउंट करने जाओगे पता लगा ये डिकम्पोज हो गया, पता लगा ये डिकम्पोज होकर O2 बना के चला गया। तो आप इसके मोल जब तक काउंट करोगे तब तक ये O2 में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो जब ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसके मोल काउंट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फटाफट O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने डेफिनेशन में एक नया ट्विस्ट डाल दिया, मैंने कहा O2 के ही मोल निकाल लेते हैं पहले। उसके लिए एक डेफिनेशन में नई बात निकाल दी मैंने, O2 का वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले, गैस है, और जब इसका वॉल्यूम निकल आएगा तो अपने आप इसके मोल आ जाएंगे, और जब इसके मोल आ जाएंगे तो फिर H2O2 के मोल आ जाएंगे, जब H2O2 के मोल आ जाएंगे तो फिर सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी, और यही मेरा मकसद था और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 22 नंबर पे मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए आगे बढ़ता हूं। अब मेरा मकसद है मोलैरिटी निकालना। मेरा मकसद क्या है, मोलैरिटी निकालना, इसी सॉल्यूशन की, इस लाइन से पकड़ के मोलैरिटी निकालूंगा। चलिए करते हैं जरा। तो आपने लिखना शुरू किया कि भाई 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन है, ये ठीक है। अब उसके बाद आप आगे बढ़े, तो बताइए उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे इससे मोलैरिटी की तरफ जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, ये आपको वॉल्यूम मिल गया O2 का, तो अगला स्टेप आपका होना चाहिए कि इसको जब आपने एनटीपी पे मेजर कर लिया, इतना वॉल्यूम मिला, तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो पहला काम। बताओ एनटीपी में किसी गैस का वॉल्यूम अगर दिया हो और आपको उसके मोल निकालने, तो आपको पढ़ाया था मैंने 22.4 डिवाइड कर दो मोल कंसेप्ट, तो ये आ गए मोल किसके, O2 के। कितने मोल आ गए, हाफ मोल। अब बताइए कि आपको O2 के मोल पता चल गए। अब मेरे को बताना, मेरे पास रिएक्शन भी तो है, क्या रिएक्शन है भाई मेरे पास, H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2। तो बताना मेरे को, ये भी तो पता है कि ये बैलेंस रिएक्शन चेक करो, और जब बैलेंस रिएक्शन, तो मेरे को पता है कि अगर आधे मोल यहाँ O2 के बने हैं तो यहाँ पे 1 मोल H2O2 गया होगा। तो अगर स्टार्टिंग में 1 मोल H2O2 रहा होगा तभी तो आपको आधे मोल यहाँ मिले हैं। उल्टा बोलो, अगर आधे मोल मिले हैं तो 1 मोल रहा होगा, तो क्या अपने को आइडिया लग जाएगा कितना रहा होगा, टूटने से पहले तुम कैसे थे। तो बताइए अगर आपको यहाँ पे आधे मोल मिले हैं तो इसका क्या ये मतलब निकाला जा सकता है, क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि क्या
कि आपके पास जब कंटेनर में आपने चेक किया हो, अगर चेक कर पाते, अगर आप चेक कर पाते, अगर क्यों लगा, क्योंकि चेक नहीं कर पाया, फटाफट टूट गया वो। तो अगर आप चेक कर पाए होते तो इसके आधे मोल तभी बने हैं, इसके आधे मोल तभी बने हैं जब H2O2 के 1 मोल रहे होंगे, 1 मोल रहे होंगे किसके अंदर, इसके आधे मोल मिले किससे हैं, इससे मिले हैं, यानी कि इसी के अंदर 1 मोल रहे होंगे किसके, H2O2 के। H2O2 कौन है, सॉल्यूट। तो बताइए 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में क्या मोल आ गए आपके पास, किसके, H2O2 के। और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल है सॉल्यूट के होते हैं वही तो मोलैरिटी होती है। तो बताइए मोलैरिटी फिर कितनी आ गई, मोलैरिटी आ गई 1 मोलर, मोलैरिटी आ गई 1 मोलर। चेक करिए, यानी कि ये सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी निकल आई। कितनों को इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गई थी बात। अच्छा अब बताओ, मोलैरिटी का निकले तो मेरा मकसद तो यही था ना, मोलैरिटी निकालना, मकसद तो यही था मोलैरिटी निकालना। अब देखिए क्या होता है, फिर से आ जाता है भाई, कौन, हाँ, अब देखिए फिर से आ गया वो, कहता है कि ये सब मेरे पास तो इतना दिमाग ही नहीं है, कह मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं, मैं ये सब समझूं, फिर ये सब कौन समझेगा, मेरे मास्टर ने तो चूरन खिलाया था, क्या तुम्हारे पास भी है चूरन, मेरे पास सब कुछ है। हाँ आप पैदल है तो मेरे पास पैदल तरीका भी है, कह रहे सीधे फॉर्म ना लगाओ, लो भैया खत्म, लो, कोई दिमाग पे जोर नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं, बस सीधे उसने किया। यहां पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दी थी, 11.2, इसमें 11.2 डिवाइड कर दो, मतलब जो भी वी दिया जाए उसमें 11.2 डिवाइड कर दो, सीधे आंसर, खत्म हो गया। चूरन खाइए और ऐसे से करिए और मस्त रहिए, हाँ, चट चट करने का और मस्त रहने का, मत लाइफ, हाँ, कोई टेंशन नहीं, भाव आएला एकदम मत लाइफ, खत्म हो गया मामला। ठीक है। और अगर आप सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं तो ये सब समझ लीजिए, 2 प्रकार के रास्ते आपके जीवन में रहते हैं हमेशा, तो आप उनके पास सब कुछ, आपको जैसा मांगता है वैसा मिलेगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लगा लें, जिससे एग्जाम्पल और कर लो, एक एग्जाम्पल और कर लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपसे कहता है 22.4 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 दिया है मेरे दोस्त, अब जरा तुम ही बताना क्या लिखता जाऊं मैं, तुम खुद भी बता दो जरा जीवन में कुछ। मेरे को मांगता है मोलैरिटी, मेरे को क्या मांगता है इसका, मोलैरिटी बताओ, तो मैं दिमाग क्या लगाएगा, इसका पहले डेफिनेशन लिखने का, डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताओ इसकी जल्दी से, डेफिनेशन आप लिखेंगे कि अगर मैं, इस लाइन का मतलब समझ में आया आपको, अगर मैं 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन लेता, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट क्या लिखें, बोलो आगे, हाँ टाइप करो, हाँ, तो 22.4 लीटर O2 मिलता किस पे, एनटीपी पे, समझ में आई बात, ये इस लाइन का मतलब। फिर बताओ क्या करेंगे, 22.4 लीटर में 22.4 डिवाइड कर देंगे तो मोल मिल जाएंगे, कितने, 1 मोल किसके, O2 के। फिर रिएक्शन आपको याद आएगी, O2 बना कैसे, इससे बना, और जब इससे बना तो बताइए, अगर O2 का हाफ मोल बना है तो H2O2 का 1 गया होगा, तो अगर इसका 1 बना है, इसका अगर 1 बना है O2 का, तो H2O2 के 2 रहे होंगे। तो बताइए कैसे, आइडिया लग गया अपने को कि बताओ 2 मोल H2O2 रहा होगा, और अगर 2 मोल H2O2 रहा होगा तो H2O2 तो सॉल्यूट है, यानी कि सॉल्यूट 2 मोल है, किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के होते हैं वही क्या होती है, मोलैरिटी होती है। तो यहां से 2 मोलर सॉल्यूशन आ गया, कौन सा, H2O2। ये कंसेप्ट हो गया, कितने लोगों को समझ में आ रही बातें सब। अब फिर कौन आएगा इसके बाद बताओ जल्दी से, हाँ, फिर इसके बाद देखिए कौन आएगा, फिर आएगा कहेगा कि मेरे को फिर से देने का, कहेंगे ये लो भैया फॉर्मूला, मेरे को फॉर्मूला मांगता है तो ये लीजिए फॉर्मूला। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है इस बार बताओ, 22.4, यहां पुट कर दो, 22.4 डिवाइड बाई 11.2, आंसर कितना, 2 मोलर, डायरेक्ट, दिमाग पे कोई जोर नहीं, चूरन खाइए मस्त रहिए, ऐसे कर लीजिएगा बीच में जब टेस्ट लगे तो, हाँ ऐसे करना, चटकारा मारने का और मस्त रहने का चूरन खा के एकदम, यस। कितनों बात समझ में आ गई।
दो प्रकार की जिंदगी है देखिए, एक ये जिंदगी है, ये पैदल लोगों की जिंदगी, ये जिंदगी भर मास्क पहन के घूमते रहते हैं। ये जो खेलते हैं ना नीचे नीचे ये वाला, ये बिना कोरोना के भी मास्क लगा के घूमते हैं। पूरी जिंदगी इनको मास्क में गुजारनी पड़ती है क्योंकि मुंह दिखाने लायक नहीं है ये लोग। और ये वो व्यक्ति है जो मतलब कोरोना में भी मास्क नहीं लगाता है, या सिर्फ कोरोना में लगाता है। फर्क है, ये फर्क है गुरु, और ये फर्क होना चाहिए। ये फर्क है तभी तो मैं और आप हैं, नहीं तो मैं आप हो जाऊंगा, आप मैं हो जाएंगे, और हम सब कुछ और हो जाएंगे। अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। ठीक है, ये होना चाहिए, जरूरी है। 24 नंबर पे आइए। अब 24 नंबर पे जब आप आएंगे, इसको पूरा खत्म कर लेते हैं, तो एन फैक्टर ऑफ H2O2 पे आइए। एन फैक्टर ऑफ H2O2 होता है भैया 2। कैसे? इसके लिए आपको रिडॉक्स थोड़ी सी आनी चाहिए। जब आप रिडॉक्स लिखेंगे, H2O2 जा रहा है H2O में। अभी आपने ज्यादा रिडॉक्स तो पढ़ी नहीं, लेकिन ठीक है, कुछ कुछ बातें तो समझ लीजिए। यहाँ पे कैसे निकाला एन फैक्टर, देखो HO, तो यहां पे जब देखोगे तो H के ऊपर +1 चार्ज होगा तो O के ऊपर -1 होगा, यहाँ O के ऊपर -1 होगा, H के ऊपर +1 होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है परऑक्साइड लिंकेज में, वो -1 चार्ज लेके बैठा होता है। ठीक है, परऑक्साइड लिंकेज के अंदर। और ये देखो यहाँ पे -2 में गया H2O के अंदर, तो -1 से किस में गया, -2 में। कितने का चेंज हुआ? 1 का चेंज। किसमें? एक ऑक्सीजन में। किसमें हुआ? एक ऑक्सीजन में। यहां इसकी एक एंटिटी में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। और हर ऑक्सीजन कितने का चेंज लाएगा? एक एक का। तो दोनों मिलकर कितने का लाएंगे? 2 का। इसलिए एन फैक्टर कितना हो जाता है? 2। ये आप कहां पढ़ेंगे? रिडॉक्स में। ठीक है, फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई कि मतलब एन फैक्टर यहां से 2 निकाला गया है। अब बताइए, मोलैरिटी में अगर आप एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। तो नॉर्मेलिटी में नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करें बताओ? मोलैरिटी निकाल चुके थे हम लोग। मोलैरिटी कितनी आई थी बताओ? V/11.2। उसमें एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो 2, तो नॉर्मेलिटी बताओ कितनी आ जाएगी? V/5.6। इस तरीके से इसकी नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं आप। तो आपका मकसद वही है आज भी, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सब बताना। तो आपने निकालना शुरू कर दिया, ये आपको दूसरा आंसर मिल गया। अब अगर आपको नॉर्मेलिटी समझ में आ गई तो आपने पुरानी बातें याद करिए। पुरानी बातें 25 नंबर पे याद करेंगे तो बताइए, S = N पढ़ाया था आपको मैंने। S = N पढ़ा चुका हूं इस सब में। तो बताइए, स्ट्रेंथ अगर आपको निकालनी ग्राम पर लीटर में, है ना, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ चुकी है बताओ? V/5.6। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो? इक्विवेलेंट वेट। किसका? H2O2 का। सबका एक ही ग्रुप है भैया, H2O2 का। बताओ इसका मोलर मास कितना है? 34, है ना, 34 मोलर मास। एन फैक्टर कितना? 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 17। तो यहां 17 लगा दो। S = N। S = N, ये आ गई स्ट्रेंथ। किसमें आंसर आ गया? ग्राम पर लीटर। ठीक है, 26 नंबर पे एक और बात सुन लीजिए। कोई आपसे पूछता है परसेंट W/V निकालना है मेरे को, परसेंट W/V। तो परसेंट W/V कैसे निकालेंगे बताओ? परसेंट W/V का मतलब क्या होता है कि 100 ml में कितने ग्राम। देखो, इसका मतलब होता है अगर आपने 100 ml सॉल्यूशन के लिए हैं तो उसके अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट है। ये फिल इन द ब्लैंक भर दे तो आंसर आ जाएगा। जो इसके अंदर आएगा वही फिल इन द ब्लैंक आंसर होगा। तो मेरे को बताना, अगर आपको ये पता है, ये पता है, तो इसका मतलब क्या है? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर का मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम? अब 1 लीटर में कितने ग्राम बताओ? V/5.6 इंटू 17 ग्राम सॉल्यूट, जो कि H2O2 है। तो बताओ 1 लीटर का मतलब 1000 ml। तो 1000 ml सॉल्यूशन में इतने ग्राम, तो 100 ml में कितने हो जाएंगे बताओ? 1000 ml में अगर इतने ग्राम है तो 100 ml में कितने हो जाएंगे बताओ? बाई 10 कर दें, इसमें बाई 10 कर दें बस। तो बताइए 100 ml में अगर आपको निकालने कितने ग्राम, तो यहाँ क्या आंसर आएगा? V/5.6 इंटू 17 जो चल रहा था वो तो 1000 ml में था, 10 डिवाइड कर दो तो ये 100 ml में हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो परसेंट W/V का फॉर्मूला बताओ क्या आ गया? समझ में आ गई सबको बात? V/5.6 इंटू 17/10 खत्म। अब मान लीजिए फिर से वो आ गया। लाइक इट। हाँ भाई, फिर से वो आ गया, कहता कि एक बार और मैं आ गया, लो नाम बदल के आ गया मैं इस बार वो राहुल कुमार बन के आया। आजकल तो पता नहीं विदेशी नाम रख लिया उसने कुछ। खौफ देखो आदमी। तो बताइए, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, परसेंट W/V। अच्छा, मजे की बात है, क्लास करने रोज आता है वो। यही बैठा होगा अभी, अभी यही बैठा होगा कहीं, ऐसे करके, ऐसे देखने का। हाँ, रमन राघव टाइप। बताइए, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और W/V जल्दी जल्दी दिमाग में कैसे रखना है। देखो, मोलैरिटी में क्या करो? वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया, उसमें 11.2 डिवाइड कर दो, मोलैरिटी आ गई। नॉर्मेलिटी में क्या करो? मोलैरिटी में 2 एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो,
जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 5.6 आ जाएगा। ठीक है, कभी आप भूल जाए, क्योंकि ये कंफ्यूजन होगा आपको आगे चल के कि भाई साहब नीचे 5.6 किस में आता था और 11.2 किस में आता था। कितनों को कंफ्यूजन होता है, उल्टा ध्यान आता है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में, कंफ्यूजन होता है। तो याद रखने का तरीका क्या है बताओ? मोलैरिटी में एन फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो नॉर्मेलिटी आती है, तो नॉर्मेलिटी बड़ी आएगी क्योंकि एन फैक्टर 2 है। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से बड़ी होगी, नानी मम्मी से बड़ी आएगी। तो मेरे को बताना, अगर बड़ी आएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, तो बड़ी तभी आएगी जब नीचे डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, याद रहेगा। क्लियर? मोलैरिटी डन, नॉर्मेलिटी डन, दो बातें डन। अब स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? एन इंटू ई, ये होगी नॉर्मेलिटी, इंटू ई कितना? 17। ये देखो कितने लीटर में आया, 1 लीटर में ग्राम आ गए, 1000 ml में ग्राम आ गए, तो 100 ml में कैसे निकालोगे? 10 डिवाइड कर दो, 1/10, तो इसका 1/10 कर दो। देखिए चारों फॉर्मूले दिमाग में सेट। मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते, पूरा ये सब जो पीछे पढ़ाया, आप कहते हैं भाई साहब मेरे तेज दिमाग में कुछ नहीं किया, ये सब मेरे लिए है ही नहीं, अपन को ये सब नहीं मांगता है, कोई कंसेप्ट नहीं मांगता है, अपन बिल्कुल पैदल है, ऐसे कट 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 चलता है। तो बताइए सीधे अपन को क्या करने का फिर? क्रैश कोर्स करने का। ये लीजिए, चूरन खाइए, चट चट करिए, मस्त रहिए। कोई कहता है भाई साहब 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, मान लीजिए 20 VH2O2, कह रहे हैं आंसर निकालने का चारों का। बताइए क्या सब निकाल लेंगे आप? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये और ये, बताओ क्या आंसर होगा? पहला आंसर बोलो 20/11.2, दूसरा बताओ 20/5.6, तीसरा बताओ 20/5.6 इंटू 17, समझ में आ रही बात? चौथा बताओ 20/5.6 इंटू 17/10। 4 सेकंड में 4 सवाल खत्म हो जाएंगे, किसी को कुछ बोलने का नहीं, चुपचाप निकल लेने का पीछे के रास्ते से। कोई पूछे कंसेप्ट क्या है, करे कंसेप्ट भाव को पता है। उनको नहीं पता। हाँ, अब उन केवल फॉर्मूला याद करता है, खत्म, डायरेक्ट क्रैश कोर्स। ठीक है भाई, खत्म मामला, वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी खत्म हो गया भैया, सारी यूनिट खत्म हो गई, सब की सब खत्म। अब घर जाइएगा, आप एक सवाल लगाइएगा, ग्रह कार्य सुन लीजिए जल्दी से। 4 नंबर सवाल लगाएंगे आप, लग जाएगा आपसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये आज ही बताया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, बाकी तो मैंने लगवाई दिए, एक ही लगाएंगे। लगाएंगे क्या? मैंने लगवाई दिया, ये आज ही लगवा दिया अभी मैंने, और एक ही लगाएंगे, ठीक है। चलो ये वाला जल्दी से लगाओ, 8 नंबर निकल लो। उसके बाद 8 नंबर जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट पोल करा रहा हूं। पोल शुरू करें, बताओ 5 लीटर H2O2 सॉल्यूशन अगर आपको 100 लीटर O2 दे रहा है एनटीपी पे, तो 1 लीटर कितना देगा फिर? बताओ भाई, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन क्या देगा फिर आपको? 5 लीटर 100 दे रहा है, तो 1 लीटर कितना देगा बोलो? 20, खत्म। 20 लीटर O2 देगा एनटीपी पे, खत्म। और बताओ, आपको डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन जितने लीटर O2 देता है एनटीपी पे, वही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तोड़ो मेरे दोस्त, खट 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 तोड़ दो। लैग हो रहा है, बस खत्म हो गया, अब लैग हैंड सब खत्म हो गया, लैग भी खत्म, हैंड भी खत्म, स्टमक भी खत्म। हाँ, लेडर बोर्ड देख लो, निकल लो। चैतन्य हुसैन श्रेयस, चलिए लेडर बोर्ड आपके सामने, चढ़ जाइए इसके ऊपर। चैतन्य हुसैन, श्रेयस, राजदेव, मनीषा, आद्रिजा, राजपाल, सुमित, प्रणय, प्रियंका। नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लियर सभी को आज की सारी बातें? यूनिट समाप्त होगी, अगली क्लास में शुरू होगा वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर वाला हिस्सा, सॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे अगली क्लास में। वेपर प्रेशर क्या होता है, कुछ बातें इसमें एक दो जो बच गई वो भी खत्म कर लेंगे, जैसे कौन कौन इसमें यूनिटलेस होता है यूनिट के अंदर, और कौन कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, उस पर चर्चा करके तुरंत हम लोग बढ़ जाएंगे कहां पे? वेपर प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो अगले टर्न पे दूसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा। नमस्कार, जय।